ये जानवर आखिर कर क्या रहा है? कर्नल थिवाना ने पूछा। सर, इसे कई बार झुंड को हाँकते हुए देखा गया है। लगता है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और सोल्जर्स की रिपोर्ट्स बिल्कुल सही थीं, एक आदमी बोला। ये बीस्ट कभी बाईं तरफ कभी दाईं तरफ भाग रहा है ताकि मॉन्स्टर्स का पूरा झुंड ईस्टर्न गेट की तरफ ही बढ़े। और ये भी देखा गया है कि जैसे ही ब्लरडॉथ उनके पास पहुंचता है, टाइड्स हमारे ऊपर चीजें फेंकना शुरू कर देते हैं। एक क्लियर पैटर्न दिख रहा है। ज्यादातर अटैक्स तब होते हैं जब ब्लरडॉथ आसपास होता है, उसने आगे बताया। कर्नल तिवाना ने दांत भींचे। हम 42nd कोर का फायर पावर उस पर रिडायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो येवियागिट्स गेट तोड़ देंगे। इसी पल हवा में एक तेज चीख गूंजी। वे आ रहे हैं, एक सोल्जर चिल्लाया। वाकई क्रीचर्स अब दीवारों के बेहद करीब आ चुके थे। बस वक्त की बात थी कि वे चढ़ना शुरू कर दें। अगर वे ऊपर पहुंच गए तो गेट को बचाना बेहद मुश्किल हो जाता। एक्टिवेट द मेकास, किसी दूसरे ऑफिसर की आवाज दूर से गूंजी। गिनती से बाहर सोल्जर्स ह्यूमनॉइड मशीन्स में कूद पड़े। मेकास कम से कम 3 मीटर लंबे थे और हर एक के हाथ में 4 मीटर लंबी अलॉय स्वॉर्ड थी, जिसे खास तौर पर एनिमीज को कुचलने के लिए बनाया गया था। मेटल के मेटल से टकराने की आवाज बैटलफील्ड में गूंज उठी। सोल्जर्स ने मेकास को डिफेंसिव पोजीशंस में खड़ा करना शुरू कर दिया, वॉल्स के ऊपर एक मजबूत लाइन बनाते हुए। गोल साफ था, मॉन्स्टर्स को वॉल पार करने से रोकना। मेकस के साथ साथ मीली सोल्जर्स भी थे, शील्ड्स, स्पीयर्स और कई तरह के हथियारों से लैस। वे ह्यूमनॉइड वेपन्स के किनारों पर खड़े होकर हर पॉसिबल एंट्री पॉइंट बंद कर रहे थे। ये नज़ारा एक साथ डरावना भी था और ऑव इंस्पायरिंग भी। मेकाज पावरफुल थे, लेकिन उनकी असली ताकत लो रैंक थाइड्स को बड़ी संख्या में मारने और कुछ स्ट्रॉन्गर एनिमीज को रोकने तक सीमित थी। उसी दौरान समनर्स ने और क्रीचर्स बुलाए जो मेकाज के आगे खड़े हो गए। कुछ सोल्जर्स ने ब्रेन क्रिस्टल एबिलिटी से अपने साथियों को बफ किया, फिजिकल स्टैट्स बढ़ाए, जबकि कुछ ने थाइड्स की ताकत कम कर दी। 3, 2, 1। क्रीचर्स उछले और वॉल्स पर आ गिरे। वे खुले जबड़ों के साथ मेकस पर टूट पड़े। शील्ड से टकराते ही जबरदस्त धमाका हुआ। स्पीयर्स वाले सोल्जर्स ने सीधा उनके सिर पर वार किया, अक्सर मौके पर ही किल हो जाता। शील्ड बेयर्स पूरी ताकत लगाकर खड़े रहे ताकि उनकी लाइन न टूटे। कई क्रीचर्स लगभग शील्ड्स के पार निकल ही गए थे, लेकिन सही समय पर मेकाज ने इंटरवीन किया। समन्ड क्रीचर्स ने थाइड्स को नोच डाला, काट डाला। शुरुआती ख्यास के बावजूद सोल्जर्स डटे रहे। मेकाज ने अपनी सोर्ड्स को बाएं दाएं घुमाया। जिन क्रीचर्स की किस्मत खराब थी, उनके सिर धड़ से अलग हो गए। कुछ मेकाज ने पैरों से कुचल दिया। दीवारों पर खून और आंतें फैल गईं। कुछ ने रॉकेट्स और लेजर से वॉल पर हमला कर रहे मॉन्स्टर्स को खत्म किया। लेकिन यह सब आसान नहीं था। कई मेकाज बुरी तरह डैमेज हो चुके थे। कुछ गिर पड़े, उन्हें चला रहे सोल्जर्स भी मारे गए। फिर भी उन्होंने सैकड़ों हजारों थाइड्स को खत्म कर दिया। इसी बीच ये व्यागिट्स का एक ग्रुप ईस्टर्न गेट की तरफ बढ़ा। वे आउटर डिफेंसेस पार कर चुके थे और गेट के बेहद करीब पहुंच गए। 42nd कोर उन्हें पूरी तरह रोकने में नाकाम रहा। ब्लेयरडॉथ ने उनकी तरफ देखा और कई सोल्जर्स को मार डाला। फायर पावर कम हो गया और सिचुएशन और बिगड़ गई। रिमेनिंग सारे वेपन्स को लास्ट 2 येव्यागिट्स पर कंसंट्रेट करो, कर्नल तिवाना चिल्लाया। आर्टिलरी ने एम बदला, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गेट ठीक उनके सामने था। टाइड्स ने जोर से दहाड़ा और अपनी ताकतवर टांगों से गेट को लात मारी। गेट कांपने लगा, चरमराने लगा। सोल्जर्स ने जो भी मिला उससे गेट को रीइंफोर्स करने की कोशिश की, लेकिन साफ था ये ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। ने हालात समझ लिए। पीछे मौजूद सभी मेन और वुमेन रिट्रीट करें, उसने आदेश दिया। एक आखिरी लात पड़ी। धड़ाम, गेट टूट गया। एक विशाल छेद बन गया और दसियों हजार छोटे थाइड सिटी के अंदर घुस आए। हालांकि येव्याजिट्स गेट के सामने ही मारे गए। वी फेल्ड, कर्नल तिवाना बुदबुदाया। कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा, कोई और ऑप्शन नहीं है। गेट की तरफ बढ़ रहे हर बीस्ट पर फायर करो। जितनों को मार सकते हो मारो। सोल्जर्स ने बिना रुके फायरिंग शुरू कर दी। सिटी के अंदर मौजूद लोगों की जिंदगी अब उन्हीं के कंधों पर थी। कार्नेज फैल गया। बीस्ट्स जैसे इन अटैक्स से अछूते लग रहे थे। साफ हो गया था, ये बैटल उम्मीद से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। देखा, मैंने क्या कहा था? फियर्स लायनेस हंसते हुए टोन्ड बॉडी हिल उठा। हमारी मदद के बिना ये 20 मिनट भी नहीं टिक पाए। फ्रैंक की मिलिट्री वीकनेस फिर साबित हो गई। उसने कहा। उसके सामने उसकी लॉयल सर्वेंट अडीना खड़ी थी।
सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा आपने प्रिडिक्ट किया था, मैम, अदीना ने चापलूसी भरे लहजे में कहा। रिबेका देख रही है? अमांडा ने पूछा। हाँ, लेकिन गोर देखकर 2 बार उल्टी कर चुकी है, बोली। वो बहुत सॉफ्ट है। पता नहीं मैंने कहाँ गलती की, अमांडा ने उदासी से कहा। उसने अपनी बेटी को बेस्ट ट्रेनिंग दी थी, बेस्ट मेडिसिन और पिल्स दिए थे, दिन रात ट्रेन करवाया था, फिर भी वो इतनी वीक थी। फिर अमांडा मुस्कुराई। लोगों को कॉल करो, रेडी रहने को कहो, ज्यादा देर नहीं लगेगी, जनरल खुद कांटेक्ट करेगा। उसकी मुस्कान डरावनी थी। यस, अदीना ने फोन उठाया। बैंड ऑफ जायंट्स का हेडक्वार्टर्स एक्टिविटी से भरा हुआ था। मेन और वुमेन पूरी तरह आर्म्ड हो रहे थे। फियर्स लायनेस को पहले से यकीन था कि ईस्टर्न गेट टूटने वाला है, इसलिए उसने सबको तैयार रहने का आदेश दिया था। तभी एक जोरदार हंसी गूंजी। हा! ये इडियट्स क्या कर रहे हैं? एक औरत बोली। खिमिल, बेवकूफी बंद कर, रमोन ने झुंझलाकर कहा। ये लोग मर रहे हैं, उसने जोड़ा। रमोन दिखने में विकिंग जैसा था। भारी शरीर, लंबी सुनहरी दाढ़ी। उसकी ब्रेन क्रिस्टल एबिलिटी वीक टेलीकिनेसिस थी, लेकिन टैलेंट जबरदस्त था। उसका बैटल स्टाइल वेपन्स के इर्द गिर्द घूमता था। वो एक साथ कई हथियार कंट्रोल करता और रास्ते में जो आए सब खत्म कर देता। खमील उसकी पूरी ऑपोजिट थी। दिखने में लेडी, लेकिन बर्ताव पागल कुत्ते जैसा। गालियां देना और मारना उसे सबसे ज्यादा पसंद था। वो गनर थी, असॉल्ट राइफल्स उसकी फेवरेट थी। उसकी ब्रेन क्रिस्टल एबिलिटी उसे रॉ मैना को चीजों में इम्ब्यू करने देती थी, बुलेट्स में, लेजर्स में। इसी वजह से वो इट्रियम की सबसे डेंजरस मर्सनरीज में से एक थी। उसकी गन खास थी। उसमें एशेल्ट से बनी एक्सप्लोसिव बुलेट्स थीं, जो मैना इम्ब्यू होते ही भयानक एक्सप्लोशन करती थी और थाइड्स के मैना आर्मर को भी भेद देती थी। हाल ही में वो एक्सपेरिमेंट कर रही थी, क्या थाइड्स की बोन्स इस्तेमाल की जा सकती हैं, क्योंकि वो एशेल्ट से सस्ती थी। बैंड ऑफ जायंट्स में कई स्किल्ड क्राफ्टर्स थे, इसलिए किमिल को एमो की कमी नहीं थी। फिर भी इतना एशाउट बर्बाद करना इवन उसके लिए भी अफसोस की बात थी। एट्रियम में इस तरह के इक्विपमेंट को आर्टिफैक्ट्स कहा जाता था और ये क्राफ्टर्स की मेहनत का नतीजा होते थे। हाल ही में एट्रियम के क्राफ्टर्स ने टाइड्स के बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल करना सीख लिया था, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी भी काफी नई थी, इसलिए ज्यादातर क्राफ्टर्स अब भी ओर्स का ही ज्यादा इस्तेमाल करते थे। हालांकि ब्रेन क्रिस्टल पावर्स के अलावा मीली सोल्जर्स और मर्सनरीज आमतौर पर वेपन्स को ही अपना मेन अटैकिंग टूल बनाते थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ मेंटेनेंस का खर्च उठाना पड़ता था और बुलेट्स की जरूरत नहीं होती थी। इसके उलट रेंज्ड यूनिट्स को गन्स या ऐसे वेपन्स पसंद थे जो उनकी ब्रेन क्रिस्टल पावर्स से जुड़े हों। कमील और रामन और बैंड ऑफ जायंट्स के लगभग सभी मेंबर्स अर्बन फाइट के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। उन्हें पहले ही ब्रीफ कर दिया गया था कि लाखों क्रीचर सिटी में घुस चुके हैं और उन सिटीजन्स को मार रहे हैं जो शेल्टर्स तक समय पर नहीं पहुंच पाए। फिर भी उन्हें अभी तक कोई डायरेक्ट ऑर्डर नहीं मिला था, सिर्फ रेडी रहने को कहा गया था। लेकिन हायर अप्स को पूरा भरोसा था कि इंटरवेंशन बस वक्त की बात है, क्योंकि पुलिस की संख्या बहुत कम थी और वो प्रैक्टिकली यूजलेस हो चुके थे। ज्यादातर लोग बाहर मेन हॉर्ड से लड़ने में लगे हुए थे। ग्रुप बस अपने बॉस के आदेश का इंतजार कर रहा था। हालांकि यह साफ था कि सारी ग्लोरी उनकी नहीं होने वाली थी। ज्यादातर काम मिलिट्री कर रही थी, जिसने इंश्योर किया था कि बहुत सारे क्रीचर्स गेट्स तक पहुंच ही न सके। तुम्हें क्या लगता है वो हमें कब कॉल करेंगे? किमिल ने पूछा। मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन बॉस के हिसाब से यह बस टाइम का सवाल है, रमोन ने जवाब दिया। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? किमिल ने राइफल साफ करते हुए क्यूरियोसिटी से पूछा। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई समय पर शेल्टर पहुंच पाएगा? नहीं, ये उन्हें एक्शन लेने पर मजबूर करेगा, और क्योंकि बाहर पूरा मेस है, उन्हें हमें बुलाना ही पड़ेगा, बोला। इसके अलावा मॉन्स्टर्स को शेल्टर्स तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसके बाद देखेंगे कि ये बिल्डिंग्स वाकई उतनी सेफ हैं या नहीं, जितना कहा गया है, उसने जोड़ा। उसे लोगों के मरने से खुशी नहीं मिलती थी, लेकिन वो इतना ग्रीडी था कि बस एक हद तक ही केयर करता था। आखिर वो फ्री में काम क्यों करे? वो बैंड ऑफ जायंट्स में सिर्फ पैसे के लिए शामिल हुआ था। इसके बाद दोनों ने बैटल गियर पहना और पास वाले कमरे में बाकी मर्सनरीज के साथ जा मिले। चीफ, एक पुलिस ऑफिसर ने चिंतित चेहरे के साथ मिस्टर ग्राइम्स को बुलाया। एलन के फादर शेल्टर के बाहर ही फंसे हुए थे, लोगों की लड़ाइयां छुड़ाते हुए और घायल लोगों की मदद करते हुए।
हालात बेहद खराब थे। कई सिटीजन्स भागते वक्त गिर गए थे, फिसल गए थे और खुद को घायल कर बैठे थे। ये अनअवॉइडेबल था। क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने पूछा। हमें अभी कॉल मिली है। बीस्ट्स का एक ग्रुप हमारी पोजीशन की तरफ बढ़ रहा है। ज्यादा देर नहीं लगेगी, वो यहां पहुंच जाएंगे। उसकी आंखों में डर साफ छलक रहा था। आलन के फादर ने अपनी घड़ी देखी। टाइम था 3 बजे दोपहर। इसका मतलब था कि ईस्टर्न गेट पर ट्रूप्स लगभग 20 मिनट तक ही टिक पाए थे। डैम, उन्होंने बुदबुदाया। फिर भी उन्होंने खुद को संभाले रखा। ये सीरियस प्रॉब्लम है, उन्होंने मन में सोचा, लेकिन जोर से कुछ नहीं कहा। उन्होंने हिम्मत जुटाई और आदेश दिया, डिफेंसिव पेरिमीटर तैयार करो और जितने लोगों को हो सके शेल्टर के अंदर भेजो। यस सर, ऑफिसर ने लाउड स्पीकर उठाया और सिटीजन्स को आदेश देने लगा। इसी बीच एक और ऑफिसर पास आया। सर, अब क्या है? चीफ ग्राइम्स ने पूछा। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो आपको जानते हैं। क्या किया जाए? ऑफिसर ने पूछा। कौन है वो? एलन के फादर ने पूछा। उनका कहना है कि उनके नाम एरन और मार्टिन हैं और वो कहते हैं कि आप उन्हें जानते हैं। एरिक और बाकी लोग माइकी और एंडरसन को छोड़कर जानते थे कि एरन और एलन एक दूसरे को जानते हैं। वे पड़ोसी थे और बचपन के दोस्त थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए दूर हो गए, खासकर जब एरन एंडरसन का दोस्त बन गया। चीफ ग्राइम्स समझ गए कि ये कौन है, उनके पड़ोसी। उन्हें आने दो, उन्होंने थके हुए लहजे में कहा। पुलिस चीफ के मन में अपने बेटे और पत्नी का ख्याल आया। वो नहीं जानते थे कि वो सुरक्षित हैं या नहीं, लेकिन वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ सकते थे। अनगिनत लोगों की जान दांव पर थी। दिल दर्द से भर गया, लेकिन उन्हें अपना कर्तव्य निभाना ही था। थोड़ी देर बाद एक जोड़ा उनकी तरफ आता दिखा। एरन और उसके पिता, एक दुबले पतले गंजे मिडिल एज्ड आदमी। पूरे अटैक ने उन्हें पूरी तरह चौंका दिया था। वे जल्दबाजी में घर छोड़कर निकले थे। एरन उस वक्त रेड पैलेस में नहीं था। वो अपने पिता के साथ बाहर गया था। उसके पिता आर्मी ज्वाइन करने के लिए बहुत बूढ़े थे। एरन के पैदा होने पर उनकी उम्र 45 साल थी। प्रॉब्लम यह थी कि उनके घर से क्लोजेस्ट शेल्टर करीब 10 मिनट दूर था और उन्हें दौड़कर जाना पड़ा। एरन उलझे हुए बालों और हांफती सांसों के साथ अलन के फादर के पास पहुंचा। मिस्टर ग्राइम्स, उसने सांस संभालते हुए कहा। हेलो एरन, मिलने का काफी बुरा टाइम है ना? एलन के फादर ने हल्के सार्केज्म के साथ कहा। हाय मार्टिन, उन्होंने एरन के पिता को ग्रीट किया। हाँ, मार्टिन हाँफते हुए बोला। क्या चाहिए? मिस्टर ग्राइम्स ने पूछा। सर, बस आपसे मदद चाहिए। क्या आप हमें शेल्टर के अंदर जाने दे सकते हैं? एरन ने बेहिचक पूछा। वहां बहुत सारे लोग थे, बूढ़े, बच्चे, जो आर्मी में नहीं जा सकते थे और उसी शेल्टर की तरफ बढ़ रहे थे। ओह, बात यह है। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी, मिस्टर ग्राइम्स ने फैसला किया। उन्होंने ये सोचकर किया, एरन और एलन की पुरानी दोस्ती को याद करते हुए। ये बाकी लोगों के लिए अनफेयर था, लेकिन एरन कभी उनके बेटे का बहुत करीबी दोस्त था। उन्होंने उसे बड़ा होते देखा था। उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को इशारा किया। इन्हें ले जाओ, उन्होंने कहा। मेरे साथ आओ, ऑफिसर ने कहा। उसी समय दूर से धूल का एक बड़ा गुबार उठता दिखा। वो क्या है? एक ऑफिसर बोला। उसने बाइनोक्यूलर्स उठाए, देखा, और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बाइनोक्यूलर्स जमीन पर फेंक दिए और भागकर चीफ के पास आया। सर, कई थाइड्स हमारी तरफ आ रहे हैं। डैम, चीफ ग्राइम्स ने पल भर सोचा। हालात बेहद भयावह थे। शेल्टर के गेट्स बंद करो, उन्होंने चिल्लाकर आदेश दिया। सर, एरन चीख पड़ा, लेकिन आलन के फादर ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। पुलिस को पहले ही ईस्टर्न गेट टूटने की खबर मिल चुकी थी और यह भी कि मॉन्स्टर्स का एक ग्रुप उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो जानते थे कि यह बस वक्त की बात है। एरन का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। भागो डैड, हमें अंदर जाना होगा। दोनों शेल्टर की तरफ दौड़े, लेकिन भीड़ ने उन्हें रोक लिया। डैम! मिस्टर ग्राइम्स, हेल्प! लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी कार्स आगे लगा दी, एक बैरियर बनाते हुए। वे उनके पीछे खड़े हुए, हथियार निकाल लिए और पास आती मॉन्स्टर्स की भीड़ की तरफ निशाना साधा। फायर! फायर! मिस्टर ग्राइम्स पूरी ताकत से चिल्लाए और फिर केओस शुरू हो गया। सिटी के एक सुरक्षित हिस्से में एक यंग वुमन ड्रोन्स के जरिए यह सब देख रही थी। वो सुंदर और पिटीट थी, लेकिन उसका शरीर ट्रेनिंग के निशान दिखाता था। उसके हाथों पर कैलसेस थे। उसके लंबे काले बाल हल्की लहरों में पीठ तक गिर रहे थे। उसने कॉटन और सिल्क से बनी एक एलिगेंट सफेद ड्रेस पहनी थी, जो घुटनों तक आती थी, और लंबे काले सॉक्स। वो थी रिबेका, फियर्स लायनेस की बेटी।
वो एक छोटी कुर्सी पर बैठी थी। सामने डेस्क पर कई मॉनिटर्स लगे थे, जिनसे वो सिटी के अलग-अलग हिस्से देख सकती थी। रूफटॉप्स, स्ट्रीट्स, पार्क्स। वो ध्यान से स्क्रीन्स बदलती जा रही थी, टैबलेट पर नोट्स बनाती हुई। उसके होंठ हल्के से हिल रहे थे, जैसे वो खुद से एनालिसिस कर रही हो। एक मॉनिटर पर शेल्टर के सामने का सीन दिख रहा था, जहां एलन के फादर तैनात थे। थाइड्स को देखकर उसका चेहरा डर से भर गया। अजीब बात यह थी कि मॉन्स्टर्स पुलिस पर नहीं, बल्कि सिटीजन्स पर हमला कर रहे थे। लोगों को जिंदा खाते हुए देखना उसके लिए अनबेरेबल था। कुछ लोग भीड़ में कुचले जा रहे थे, कुछ रेजिस्टेंस की कोशिश में मारे जा रहे थे। पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन नंबर्स बहुत ज्यादा थे। फिर भी मिस्टर ग्राइम्स की डिफेंस ने उसके अंदर कुछ जगा दिया। एक आदमी इतना फियरलेस कैसे हो सकता है? उसने सोचा। तभी उसकी नजर एरन पर पड़ी। वो बाकी बच्चों से अलग लग रहा था। जहां सब डर में भाग रहे थे, वहीं वो किसी तरह calm रहने की कोशिश कर रहा था। भीड़ उसे और उसके पिता को घेर चुकी थी। पीछे मॉन्स्टर्स उनका पीछा कर रहे थे। क्रीचर्स ज्यादा देर नहीं लगे। एक भयानक सीन शुरू हो गया। लोग जिंदा खाए जा रहे थे। कुछ लकी थे, उनके सिर झटके में अलग कर दिए गए, लेकिन बाकी अनलकी थे। टाइड्स ने उन्हें जिंदा खाना शुरू कर दिया, अक्सर उनके शरीर के निचले हिस्सों से, फिर अंदरूनी अंगों तक। हड्डियां तक नहीं छोड़ी गईं। चीफ ऑफ पुलिस की बहादुरी भरी डिफेंस लाइन पूरी तरह बेकार साबित हुई। ब्रीच से 10 मिनट पहले एरिक एक बड़े से रूम के अंदर बैठा इंतजार कर रहा था, जहां रेड पैलेस के सैकड़ों स्टूडेंट्स मौजूद थे। इसका मतलब यह था कि वो लड़ने में सक्षम थे, लेकिन फिर भी उन्हें पीछे छोड़ दिया गया था। वजह साफ थी, उन्हें बहुत ज्यादा यंग, इनएक्सपीरियंस्ड और अनट्रेन्ड माना गया था, इसलिए मिलिट्री एफर्ट में शामिल होने की इजाजत नहीं मिली। उनके अलावा कुछ उम्रदराज पुरुष और महिलाएं भी थीं, जो अब भी काम करते थे, लेकिन 60 साल की उम्र पार कर चुके थे। उन्हें फाइट के लिए अनफिट माना गया था। वो शायद खुद इससे सहमत न होते, लेकिन अंदर से जानते थे, अब उनमें पहले जैसी ताकत नहीं रही और रिफ्लेक्सेस भी धीमे हो चुके थे। जब जब लोगों ने देखा कि एरिक और बाकी स्टूडेंट्स शेल्टर में आए हैं, तो कई लोगों ने राहत की सांस ली। एरिक को लगभग सभी जानते थे, और ये भी जानते थे कि वो उनसे ज्यादा स्ट्रांग है। फिर भी सच्चाई ये थी कि ज्यादातर लोगों को शक था कि अगर अटैक हुआ तो एरिक और उसके साथ आए स्टूडेंट्स ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। शेल्टर में मौजूद बुजुर्ग लोग भविष्य को लेकर और भी ज्यादा परेशान थे। राहत के बावजूद कई लोगों को यह एहसास हो चुका था कि उनकी सेफ्टी अब भी गारंटीड नहीं है। उन्हें सिटी डिफेंस से इसलिए बाहर रखा गया था क्योंकि उन्होंने अभी मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू ही नहीं की थी और थाइड से डील करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अब हालात की सीरियसनेस सब पर धीरे धीरे हावी हो रही थी। हेलो, एरिक ने हल्की आवाज में कहा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। हर कोई अपने पेरेंट्स और अपनी सेफ्टी को लेकर परेशान था। माहौल भारी और ग्लूमी था, और एरिक इसे साफ महसूस कर सकता था। वो जमीन पर बैठ गया। शेल्टर का दरवाजा बार बार खुल बंद हो रहा था, जैसे जैसे और लोग अंदर आ रहे थे। आखिर में येलो पैलेस के इस मैसिव शेल्टर रूम में करीब 500 लोग इकट्ठा हो चुके थे। ज्यादातर 15 साल के किड्स बाहर से काम दिख रहे थे, हालांकि अंदर से सब अपने परिवार को लेकर वरीड थे। अच्छी बात यह थी कि उन्होंने पिछले हफ्ते कुछ थाइड से फाइट की थी, इसलिए उन्हें अंदाजा था कि क्या करना है। प्रॉब्लम यह थी कि उन्हें नहीं पता था कि इस बार किस लेवल के थाइड से सामना होगा। पिछली हन जैसी सिचुएशन होगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। फिर भी उनमें से ज्यादातर बाहर क्या हो रहा है, वे ये जानने को क्यूरियस थे। एक लड़के ने किसी नए आए व्यक्ति से बाहर की सिचुएशन के बारे में पूछा, लेकिन वो लोग भी येलो पैलेस में ही फंसे हुए थे, इसलिए उन्हें असल हालात का अंदाजा नहीं था। अभी तक कुछ नहीं हुआ, किसी ने कहा, जो ईस्टर्न गेट की असली हालत से बिल्कुल अनजान था। हालांकि एक्सप्लोजन्स की आवाज सिटी के बीचों बीच तक साफ सुनाई दे रही थी। लगता है हॉर्ड सिटी के सामने पहुंच गया है, लेकिन मैं बस एक्सप्लोजन्स ही सुन पा रहा हूं, किसी और ने कहा। शेल्टर बेहद हाई क्वालिटी था। इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि आवाज बाहर ना जाए, ताकि मॉन्स्टर्स अपनी हियरिंग से सर्वाइवर्स को ढूंढ न सकें। इसके अलावा रेड पैलेस की बेस्ट डिफेंसेस यहां तैनात थीं, लेकिन साफ था कि ये डिफेंसेस सिर्फ वीक थाइड्स के खिलाफ ही काफी होंगी। अगर कुछ बड़ा हुआ तो स्टूडेंट्स को खुद पर ही भरोसा करना पड़ेगा। अचानक एक प्रिटी गर्ल ने एरिक की तरफ देखा। हे यू,
तुम बाहर जाकर देख नहीं सकते कि क्या हो रहा है? उसने आंख मारते हुए कहा। एरिक थोड़ा चौंका, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। हेल नो। थाइड से कई बार लड़ चुका होने के बावजूद इतने बड़े स्केल के अटैक में बाहर जाना बेवकूफी होती। वो डर नहीं रहा था, लेकिन उसके मास्टर और मिलिट्री की वार्निंग्स के हिसाब से आज के बीस्ट्स उसकी लीग से कहीं ऊपर थे। लड़की का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आमतौर पर लड़के उसकी ब्यूटी से मेस्मराइज्ड होकर उसकी हर बात मान लेते थे। सबके सामने उसे मना कर दिया जाना उसके लिए बेहद इंसल्टिंग था। एरिक ने उसकी गर्दन की उभरी नसें देखी, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। वो आखिर कौन होती है उससे ये एक्सपेक्ट करने वाली कि वो स्ट्रेंजर्स के लिए अपनी जान रिस्क करे? लड़की ने खुद को संभाला और फिर बोली, देखो, तुम यहां सबसे स्ट्रांग हो और खुद को डिफेंड कर सकते हो। तो क्या ये तुम्हारा ड्यूटी नहीं है कि तुम बाहर जाकर स्काउट करो? और इतना डर क्यों रहे हो? पिछले हफ्ते की हंट में तुम भी तो थे। तुम भी हंट में थी, है ना? एरिक ने जवाब दिया। तो फिर तुम खुद क्यों नहीं जाती? लड़की का चेहरा और बिगड़ गया। शांत हो जाओ, तुम दोनों। एक बुजुर्ग आदमी बीच में बोला। एरिक ने उसे पहचान लिया। वो येलो पैलेस के फर्स्ट फ्लोर पर क्लर्क था। वो एरिक की तरफ मुस्कुराया। अगर कुछ हुआ तो बाहर देखने और तुम्हें प्रोटेक्ट करने का काम हम बूढ़े लोग करेंगे, उसने बाकी एल्डर्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। हमें भले ही फाइट के लिए बूढ़ा मान लिया गया हो, लेकिन हम सब आर्मी में रह चुके हैं। उस वक्त हम भी स्ट्रांग थे। हमारे न्यूरल लिंक्स कम नहीं हुए हैं। चिंता मत करो। इससे स्टूडेंट्स और एरिक भी थोड़ा calm हो गए। फिर भी एरिक थोड़ा एंग्शियस था। उसने आंखें बंद की और अपनी हियरिंग पर फोकस करने लगा। उसे नहीं पता था कि वॉल्स सच में उन्हें छुपाने के लिए काफी हैं या नहीं, खासकर जब स्टूडेंट्स इतना शोर मचा रहे हों। एरिक सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर रहा था। अगर अटैक हुआ तो क्या करना है, कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। उसकी बढ़ी हुई इंटेलिजेंस और क्रिटिकल थिंकिंग इस वक्त बहुत काम आ रही थी। उसे साफ दिख रहा था कि ये स्टैट इंक्रीज कितनी वैल्यूबल थी। तभी शेल्टर के स्पीकर से एक आवाज आई। अटेंशन सिटीजन्स, ईस्टर्न गेट ब्रीच हो चुका है। दोहराया जाता है, गेट टूट चुका है। नजदीकी शेल्टर में पहुंचें और रेस्क्यू का इंतजार करें। अगर आप पहले से छुपे हुए हैं तो बाहर निकलें। फक! एरिक के मुंह से निकल गया। रूम में बेचैनी फैल गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि गेट्स टूट जाए। कुछ लोगों को लगा अब सब खत्म है। कुछ ने आर्मी पर भरोसा रखा और कुछ ने मिरेकल के लिए दुआ की। टेंशन हर किसी के चेहरे पर साफ थी। लोगों को एहसास हुआ कि सिटीजन्स की रक्षा पुलिस कर रही थी, लेकिन आर्मी की हालिया रिक्रूटमेंट नोटिसेस उन्हें भी शामिल करती थी। इसका मतलब यह था कि सिटी के अंदर अब बहुत कम पुलिस बची होगी। एरिक को अपने दोस्तों की चिंता सताने लगी। उसे लगा कि वे शायद शायद रेड पैलेस के शेल्टर में होंगे। एरन को आज ट्रेनिंग से एग्जेम्प्ट किया गया था क्योंकि उसे सिटी जाना था। ये बात उसे और परेशान कर रही थी। टाइम क्या हुआ है? किसी ने पूछा। 2:55। एरिक ने जवाब दिया। मतलब आर्मी सिर्फ 20 मिनट टिकी? किसी ने गुस्से में कहा। हाँ, एरिक ने थके हुए स्वर में कहा। हालात बेहद खराब थे। एरिक को पूरा यकीन था कि क्रीचर्स जल्द ही यहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, वही बुजुर्ग आदमी बोला। तुम यंग हो, इनएक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन तुम रेड पैलेस के स्टूडेंट्स हो। तुम फ्यूचर एलीट्स हो। काम रहो और लॉजिकली सोचो। वो सही था। वे बिल्कुल न्यूबीज नहीं थे। शेल्टर में रहो, आर्मी पर भरोसा रखो। कुछ नहीं होगा, उसने कहा। इससे स्टूडेंट्स थोड़े शांत हुए, लेकिन राउडी टीनेजर्स को ज्यादा देर तक कंट्रोल में रखना आसान नहीं था। एरिक पूरे वक्त कंपोज्ड रहा और न्यूरल लिंक्स ट्रेन करने लगा। पहले तो बाकी स्टूडेंट्स को लगा कि वो पागल है, लेकिन उसकी शांति देखकर वे भी उसकी नकल करने लगे। बुजुर्ग आदमी ने सिर हिलाया। एरिक उसके रिस्पेक्ट में और ऊपर उठ गया। उधर मार्था, एम्बर, फ्लॉयड, माइकी, एंडरसन, बेनेडिक्ट और बाकी दोस्त रेड पैलेस के शेल्टर में थे। टीचर्स उन्हें स्पार करवा रहे थे ताकि आर्मी के बुलाने से पहले उन्हें एक्सपीरियंस मिल सके। सब अपने फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर वरीड थे। उन्हें पता था कि एरिक शायद येलो पैलेस के शेल्टर में होगा। एंडरसन और माइकी खासकर एरन को लेकर परेशान थे। तुम्हें क्या लगता है बाहर क्या हो रहा है? बेनेडिक्ट ने पूछा। टाइड्स शायद सिटी की स्ट्रीट्स में भर चुके होंगे। एम्बर ने कहा। शेल्टर टिक पाएगा क्या? डिपेंड्स, ग्वेन ने कहा। लेलर हेड लेवल के मॉन्स्टर्स हो तो शायद, लेकिन ये जिताया तो इम्पॉसिबल। टीचर्स के बिना रेड पैलेस बस एक बिल्डिंग था। ह्यूमैनिटी सिर्फ ब्रेन क्रिस्टल पावर्स की वजह से टिकी हुई थी।
सातों दोस्तों ने तय किया, जो भी हो उन्हें calm रहना होगा और साथ मिलकर फाइट करनी होगी। वे जानते थे कि टीम वर्क ही उनकी असली ताकत है। Together, they believed they could survive. बेकर को अभी-अभी खबर मिली थी कि येव्यागित ने ईस्टर्न गेट को ब्रीच कर दिया है और मॉन्स्टर्स शहर के अंदर घुस रहे हैं। सिचुएशन को साफ-साफ समझने के लिए उसने कर्नल तिवाना को कॉल किया, क्योंकि डैमेज का सही अंदाजा लगाना और सिटी डिफेंस का प्लान बनाना अब बेहद जरूरी हो गया था। सिचुएशन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बेकर ने पूछा। मामला कॉम्प्लिकेटेड है, तिवाना ने जवाब दिया। दुर्भाग्य से 42nd कॉर्प सारे येव्यागित को किल नहीं कर पाई, जैसा कि आपको पता है। मैंने उनसे फायर पावर को ब्लरडॉथ की तरफ रीडायरेक्ट करने को कहा है। उसमें कुछ प्रोग्रेस हुई? जनरल बेकर ने अपने दोस्त से पूछा। जनरल अलग-अलग टीम्स, स्क्वाड्स और सोल्जर्स को कोऑर्डिनेट कर रहा था, लेकिन साफ था कि उसके नीचे कई और लोग भी अलग-अलग टास्क्स, प्लेसेस और यूनिट्स संभाल रहे थे। अभी नहीं, वो एक स्लिपरी बीस्ट है, तिवाना ने कहा। वह मॉन्स्टर अब भी बाहर था, अपने जबड़ों से लोगों को मार रहा था और उनका फ्लैश खाकर एनर्जी ले रहा था। इस बैटल में अब तक वे बहुत से मेन और वुमेन खो चुके थे और ऐसा लग रहा था कि उस मॉन्स्टर को जल्दी खत्म करना नामुमकिन है। क्यों? वो कर क्या रहा है? बेकर ने पूछा, क्योंकि वह सिर्फ उस बीस्ट पर नहीं बल्कि पूरे सिनेरियो पर नजर रखे हुए था। वो लगातार मूव करता रहता है। उसने दूसरे थाइड्स को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया है। कभी-कभी फॉरेस्ट में छुपकर बैटलफील्ड से गायब हो जाता है और फिर किलोमीटर्स दूर अचानक दिखाई देता है। वो बहुत क्लेवर बीस्ट है, तिवाना ने जवाब दिया। ब्रीच का क्या हुआ? किसी को भेजा उसे बंद करने के लिए? बेकर ने पूछा। मैंने एक छोटा प्लेटून असेंबल किया है इस काम के लिए। उन्हें मॉन्टगोमरी फैमिली के मेंबर्स से रीइंफोर्स किया गया है। इससे काम तेज होना चाहिए, तिवाना ने कहा। लेकिन ऑफिसर के दिमाग में कुछ और चल रहा था। सर, क्या मुझे बोलने की परमिशन है? उसने पूछा। बेकर से इस तरह बात करना अजीब लग रहा था, लेकिन ड्यूटी के दौरान रैंक्स के हिसाब से चलना जरूरी था। बोलो। सर, पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं, 42nd कॉर्प वहां नीचे कुछ डिसाइसिव नहीं कर पाएगी। उसका इशारा साफ था। ब्लरडॉथ को मारना उनके लिए बेहद मुश्किल था। एक ठंडी सी खामोशी छा गई। सब तिवाना को ऐसे देख रहे थे जैसे वह पागल हो, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह बेकर से इस तरह खुलकर बात कर सकता था और अपनी राय कहने से डरता नहीं था। इस कॉर्प का असली गोल होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर्स को किल करना। हम बहुत से कीमती सोल्जर्स खो रहे हैं क्योंकि हम उन्हें हॉर्ड को थिन करने में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ब्लरडॉथ को मारने के लिए हमें फियर्स लायनेस चाहिए। बेकर चाहता था कि फायर पावर को होर्ड की तरफ लगाया जाए, लेकिन वह इसकी इजाजत नहीं दे सकता था। फियर्स लायनेस की पावर्स वह सिटी के अंदर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बचाकर रखना चाहता था, और सच तो यह था कि वह जल्द ही उनसे मदद मांगने वाला भी था। जनरल का चेहरा टेंस था। बाहर मौजूद सेंचिएंट मॉन्स्टर ने हर चीज को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था। आखिरकार आर्मी ने सारे येवियत को किल कर दिया, कर्नल की क्विक थिंकिंग की वजह से, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मॉन्स्टर उस होल से शहर के अंदर घुस चुका था जो उन विशाल बीस्ट ने बनाया था। बेकर को उम्मीद थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग बिना दिक्कत शेल्टर्स तक पहुंच जाएं, लेकिन उसे खुद लग रहा था कि यह भी शायद स्मूथ नहीं होगा। जो अभी कर रहे हो वही करते रहो, बेकर ने कहा। मुझे फीलिंग है कि हालात और बिगड़ेंगे। फियर्स लायनेस का टाइम अभी नहीं है, और ब्रीच हैंडल करने वाले स्क्वाड को और मैन दो। उसने अपने प्लान की डिटेल समझाते हुए कहा। प्लान सिंपल था। मॉन्टगोमरीज की मदद से होल को बंद करना, स्ट्रेटेजिक जगहों पर बैरिकेड्स लगाना और हैवी लिफ्टिंग के लिए मैकस का इस्तेमाल करना। बेकर जानता था कि ईस्टर्न गेट ब्रीच होने की पूरी संभावना है, इसलिए उसने डोर के पास जायंट मेटल पैनल्स पहले से रखवा दिए थे, ताकि कुछ भी हो तो होल को तुरंत बंद किया जा सके। प्रॉब्लम यह थी कि टाइड्स झुंड के झुंड शहर में घुस रहे थे, और मैकस को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स चाहिए थे। मॉन्टगोमरी क्लैन गेट संभालने वाली टीम के लिए एक परफेक्ट एडिशन था। यह काम आसान नहीं था। इसके लिए मल्टीपल ग्रुप्स के बीच टाइट कोऑर्डिनेशन चाहिए था। जल्द ही पूरा प्लेटून एक साथ मूव करने लगा। हर मेंबर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मिशन में अपनी इंपॉर्टेंस का पूरा एहसास था। कम्युनिकेशन सबसे जरूरी चीज थी। हर सोल्जर जानता था कि वह अपने टीममेट्स पर भरोसा कर सकता है। ब्रीच की तरफ बढ़ते हुए उन्हें अनगिनत मॉन्स्टर्स अंदर घुसते दिखे।
वह नज़ारा रूह तक हिला देने वाला था। उनके अजीब अजीब डिफॉर्म्ड बॉडीज और दांतों से भरे भयानक मुंह देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन ट्रेनिंग ने उन्हें इमोशंस कंट्रोल करना सिखा दिया था। ऊपर से यह सोच कि ये क्रीचर्स उनके किड्स और पेरेंट्स को मार सकते हैं, यही उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। डर के बावजूद सोल्जर्स फोकस्ड रहे और आगे बढ़ते रहे, अपनी ट्रेनिंग और एक दूसरे पर भरोसा करते हुए। ब्रीच के पास पहुंचते ही उन्होंने वेपन्स रेडी कर लिए, उस ब्रूटल बैटल के लिए जो सामने थी। जैसे ही वे जगह पर पहुंचे, उन्होंने अंदर आते क्रीचर्स पर अटैक्स बरसाने शुरू कर दिए। समनर्स ने अलग अलग तरह के बीस्ट्स बुलाए, कुछ ने एलिमेंटल क्रीचर्स भी कॉल किए। रेंज्ड सोल्जर्स सेफ डिस्टेंस से लगातार अटैक्स कर रहे थे। प्लेटून में मेली सोल्जर्स भी थे, शील्ड्स और पाइक्स के साथ, और गनर्स भी मौजूद थे। मीली सोल्जर्स का काम था पास आने वाले क्रीचर्स को रोकना, जबकि गनर्स मीडियम लॉन्ग रेंज से सपोर्ट दे रहे थे। सब मिलकर एक फॉर्मिडेबल फोर्स बन चुके थे। स्ट्रैटेजी साफ थी। समन्ड बीस्ट्स और एलिमेंटल क्रीचर्स एनिमी का ध्यान खींचे, रेंज्ड सोल्जर्स डैमेज दें, और फिर मीली सोल्जर्स आगे बढ़कर बचे खुचे दुश्मनों को खत्म करें। प्रॉब्लम सिर्फ टाइड्स की संख्या थी। लकीली ब्रीच के दूसरी तरफ आर्टिलरी और मैकाज पहले से स्टेशन थे, ताकि कुछ गड़बड़ हो तो सपोर्ट मिल सके। कैजुअलिटीज कम रखने के लिए मॉन्टगोमरी क्लैन ने अर्थ एलिवेटेड प्लेटफॉर्म्स बनानी शुरू की, जिससे सोल्जर्स को हाई ग्राउंड मिला। उन्होंने वॉल्स और कवर पॉइंट्स भी बनाए, ताकि घायल होने पर छुपा जा सके। प्लान काम कर गया। कम समय में बहुत से मॉन्स्टर्स खत्म कर दिए गए। लेकिन सब जानते थे कि यह पोजीशन हमेशा होल्ड नहीं की जा सकती। एनिमी को पीछे धकेलने के लिए नया प्लान चाहिए था। सिर्फ ब्रूट फोर्स काफी नहीं थी। हर तरफ एक्सप्लोजन्स की आवाजें गूंज रही थीं, ब्रेन क्रिस्टल पावर्स और गन्स दोनों से। सोल्जर्स की ग्रंट्स, वेपन्स की क्लिंक्स क्लैंक्स और क्रीचर्स के बॉडी से टकराने की स्प्लैटरिंग साउंड्स माहौल को और डरावना बना रही थीं। बीस्ट्स लगातार ब्रीच से अंदर घुस रहे थे, और प्लेटून के लिए नंबर्स थिन करना बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। जनरल बेकर यह सब मॉनिटर पर देख रहा था। उसने अपने मैन को मॉन्स्टर्स की भीड़ से जूझते देखा। आर्टिलरी को डोर की तरफ रिडायरेक्ट करो, उसने रेडियो पर कर्नल तिवाना को आदेश दिया। ब्रीच के पास किसी क्रीचर को आने मत देना। यस सर, तिवाना ने तुरंत ऑर्डर दिया। आर्टिलरी घूमी, एक भारी सी क्लिक की आवाज आई, जिसे सुनकर वेपन संभाल रहे मैन ने हल्की सी ग्रिन दी। उन्हें पता था कैसी कार्नेज होने वाली है। प्रेशर काफी हद तक कम हो गया। वेपन्स रशिंग मॉन्स्टर्स की तरफ पॉइंट हुए और बूमिंग साउंड्स के साथ फायरिंग शुरू हो गई। एक्सप्लोजन से जमीन कांप उठी, डस्ट और डेब्री हर तरफ उड़ने लगे। डोर के पीछे मौजूद सोल्जर्स पर से दबाव कम हुआ, थाइड्स की संख्या घटने लगी, और प्लेटून ने क्रीचर्स को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। ये काम कर रहा है, एक सोल्जर चिल्लाया। जल्द ही पूरा प्लेटून डोर की तरफ एडवांस करने लगा। हेनियट, जो ब्लेयरडॉथ को कंट्रोल कर रहा था, सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी आर्मी ने मैसिव ह्यूमन कंस्ट्रक्शन को ब्रीच कर लिया था, और आखिरकार सिटी में एंट्री पॉइंट बना लिया था। अपने एवेटार के डेडली गेसेस एक्टिवेट करते ही क्रीचर ईस्टर्न गेट की तरफ डैश करने लगा। जो भी रास्ते में आया, मारा गया। वॉल्स पर खड़े लोग ये देखकर ग्रिम फेसेस बना रहे थे, खासकर 42nd कॉर्प, जो हर सेकंड हजारों कोशिशों के बावजूद बीस्ट को किल नहीं कर पा रही थी। मॉन्स्टर डैश करता, इवेड करता और मारता हुआ आगे बढ़ता गया। अनगिनत थाइड्स को पार करता हुआ वह जल्द ही वॉल्स के बेस तक पहुंच गया। फिर वह चढ़ने लगा। तेज होने की वजह से कुछ ही सेकंड्स में शॉर्ट वॉल के ऊपर पहुंच गया। ऊपर पहुंचते ही उसने छलांग लगाई और शील्ड बेयर्स के एक ग्रुप के सामने जा गिरा। ह्यूमन डिफेंडर्स अचानक हुए इस अटैक से चौंक गए। मॉन्स्टर का डेडली गैस फैलने लगा, लेकिन उसकी उम्मीद के उलट ह्यूमंस नहीं मरे। आर्मी पहले ही इस पॉइजन को देख चुकी थी, और उन्होंने इसे न्यूट्रलाइज करने की स्ट्रैटेजी बना ली थी। शील्ड टाइप ब्रेन क्रिस्टल पावर्स और विंड रिलेटेड पावर्स के कॉम्बिनेशन से सोल्जर्स गैस से बचे रहे, और उसी गैस को उल्टी दिशा में फैला दिया, जिससे और भी थाइड्स मारे गए। क्रीचर ने देखा कि क्या हो रहा है, और उसने अपने विशाल पॉस को लेफ्ट और राइट जोर से घुमाना शुरू कर दिया। शील्ड बेयरर्स ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाए। इम्पैक्ट इतना भयानक था कि वे हवा में उछलकर दीवार से नीचे गिर गए, और नीचे मौजूद थाइड्स ने उन्हें पल भर में नोच नोच कर खा लिया। एक के बाद एक लोग बीस्ट को मारने की कोशिश करने लगे, इस उम्मीद में कि शायद कुछ कर पाएंगे, लेकिन आखिर में उन्हें सिर्फ पछतावा ही मिला।
थोड़ी ही देर में दीवार पूरी तरह कैओस बन चुकी थी। वह क्रीचर अकेला ही हजारों सोल्जर से एक साथ लड़ रहा था। केनाइन हॉरर ने एक अजीब सी ग्रिन दी और फिर अपना जहरीला फॉग और छोड़ दिया। उसके दिमाग में एक बड़ा बैंक्वेट शुरू होने वाला था। हमें इसे रोकना होगा, कोई चिल्लाया। बीस्ट को मारो। बॉडीज के फटने की आवाजें, टाइड्स की स्नॉर्लिंग, ग्राउलिंग और श्रेडिंग, पूरा बैटलफील्ड इन डरावनी साउंड से भर गया। खून की गंध इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था और जमीन फिसलन भरी हो चुकी थी। साफ था, यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे कोई भी लंबे समय तक भूल नहीं पाएगा। कार्नेज का नजारा इतना भयावह था कि सबसे बहादुर वॉरियर भी नजरें फेर ले। वे सिर्फ अपने कॉमरेड्स और फैमिलीज के लिए डटे हुए थे। घायल और मरते हुए लोगों की चीखें हवा में गूंज रही थी, एक डरावना कोरस बनाकर। कैओस और डिस्ट्रक्शन का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था, जैसे जीत की कोई उम्मीद ही न हो। फिर भी इस सब के बीच सोल्जर्स एक दूसरे को रैली करते हुए सुनाई दे रहे थे, एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहे थे। इस भयानक सीन में भी एक अजीब सी ब्यूटी थी। वेपन्स की टकराहट और फाइट का एब एंड फ्लो एक डेथ डांस जैसा लग रहा था, डरावना भी और मेस्मराइजिंग भी। ये लड़ाई जनरेशंस तक याद रखी जाने वाली थी, उन सब की ब्रेवरी और सैक्रिफाइस की गवाही जो उस दिन बैटलफील्ड में खड़े रहे। लड़ाई तब और इंटेंस हो गई जब एक औरत सीधे फ्रे में कूद पड़ी। वह कॉन्फिडेंट लेकिन साथ ही कॉशियस कदमों से क्रीचर की तरफ बढ़ रही थी। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे क्रीचर के क्लॉड पॉज लोगों को चीर रहे थे। आर्मी ने पॉइजनस गैस को हटाने की पूरी कोशिश की थी, फिर भी उसने एक से ज्यादा सोल्जर्स को तरल में बदलते देखा था। वह कैप्टन लेन थी, उसे भी बाकी सब की तरह वॉल्स पर लड़ने के लिए बुलाया गया था। उसे पता था कि वह क्रीचर का मैच नहीं थी। उसने सुना था कि उसे मारने की कोशिश पहले ही हो चुकी है। फिर भी वह कुछ न कुछ करना चाहती थी। अपने कॉमरेड्स को मरते देखना अब और बर्दाश्त नहीं था। एमा, तुम वाटर शील्ड कितनी देर तक चला सकती हो? उसने पूछा। मैक्स 10 मिनट्स, दूसरी औरत ने जवाब दिया। उसके बाद तुम्हें फॉल बैक करना होगा। ओके। रेजोल्यूट स्टेप्स के साथ लेन आगे बढ़ी, बीस्ट को उसका ही खून चखाने के लिए तैयार। मुझे नहीं लगता तुम्हें इससे लड़ना चाहिए, एमा ने चिंता से कहा। मैं ट्राई करूंगी। शायद यहां मौजूद कुछ सोल्जर्स की मदद से हम इसे मार सकें। मैं रेडी हूं, शील्ड कैस्ट करो, लेन ने कहा। एमा ने सपोर्ट शुरू किया और लेन ने सोर्ड उठाकर क्रीचर पर झपट्टा मारा। उसका स्ट्राइक प्रिसाइज था, लेकिन काफी नहीं। बीस्ट की फर बेहद रेजिस्टेंट थी। फिर भी ब्लरडॉथ ने अटैक का वेट महसूस किया और तुरंत उस यंग वुमन पर फोकस कर लिया। बिना रुके लेन ने दोबारा वार किया और क्रीचर के लेफ्ट पॉ के स्विंग से बच निकली। जब बीस्ट ने उसकी तरफ लंज्ड किया तो वह साइड स्टेप करके उसकी रिब्स पर तेज किक मारती है और उसी मोमेंटम से अगला स्विंग अवॉइड कर लेती है। वाटर शील्ड उसके चारों ओर सिजलिंग कर रहा था, ब्लरडॉथ की कोरोसिव गैसेस की वजह से। जल्दी ही एक बड़ा वेपर क्लाउड दोनों के आसपास फैल गया। लेन की इंस्टिंक्ट्स रेजर शार्प थी। वह जानती थी कि एक सेकंड के लिए भी गार्ड डाउन नहीं कर सकती। ब्लरडॉथ के अटैक्स पूरी तरह अनप्रिडिक्टेबल थे। लेन की ब्लरडॉथ से फाइट के दौरान मेजर फिशर को ब्रीच पर भेजा गया, मॉन्स्टर से लड़ने और रेपरेशंस में मदद करने के लिए। वह एक बेहतरीन सोल्जर था, जिसकी ब्रेन क्रिस्टल पावर उसे दो मिस्टीरियस और पावरफुल आइस एलिमेंटल्स समन करने देती थी। कोई नहीं जानता था कि कुछ लोग ऐसे क्रीचर्स क्यों बना पाते हैं, लेकिन उनकी ताकत पर कोई शक नहीं था। इसके अलावा फिशर एक एक्सपर्ट फ्लेल यूजर था। उसके स्टैट्स बेहद ऊंचे थे, मतलब ज्यादातर क्रीचर्स के सामने वह टिक सकता था। इस समय वह कुछ बग से लड़ रहा था। फाउल क्रीचर्स उसे घेर रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह सब बेकार था। मेजर फिशर ने आराम से डिस्टेंस बनाए रखा और अपना फ्लेल घुमाया। थाइड्स के सिर ऐसे फूट रहे थे जैसे तरबूज। ये बार बार होता रहा। उसकी स्किल और फ्लेल ने लड़ाई को वन साइडेड बना दिया। थाइड्स उसके सामने टिक ही नहीं पा रहे थे। उसके चेहरे पर एक मैसिव ग्रिन थी। वह इस बैटल को एंजॉय कर रहा था। यह तो जितना बताया था उससे आसान है, उसने बुदबुदाया। तभी उसकी नजर दूर एक क्रीचर पर पड़ी, जो लगातार सोल्जर के बाद सोल्जर को मार रहा था और फायर ब्रेथ्स छोड़ रहा था, जिससे कई लोग जल रहे थे। फिशर को कुछ करना ही था। उस थाइड की मौजूदगी गेट रिपेयर को रोक रही थी। मेजर एक मिसल की तरह उस क्रीचर की तरफ शूट किया। वह हेल से निकली किसी हॉरर जैसा दिखता था। छोटा एलिगेटर फेस, लंबा स्लॉथ जैसा फर कवर्ड बॉडी और अजीब तरह से स्पाइडर की तरह चलता हुआ।
अपनी जबरदस्त स्ट्रेंथ से वह पल भर में क्रीचर के सामने पहुंच गया। उसने अपने दो आइस एलिमेंटल्स को कॉल किया। वे जमीन से शेप लेते ही एक चिलिंग ऑरा छोड़ने लगे, जो उन्हें और भी स्ट्रांग बना रही थी और आसपास के क्रीचर्स को स्लो कर रही थी। मेजर को इससे और बड़ा एडवांटेज मिल गया। दोनों समन्स पागलों की तरह म्यूटेंट पर टूट पड़े, उसके शरीर पर लगातार वार करने लगे और एक बेप्स सोल्जर का सिर चबाने से उसे रोक दिया। क्रीचर का ध्यान बंद गया। वह एलिमेंटल्स की तरफ देखने लगा। इसी पल फिशर ने पूरा जोर लगाकर फ्लेल घुमाया और क्रीचर की एक आंख पर वार कर दिया। टाइड दर्द से चीख उठा। वह इधर उधर देखने लगा, पेन के सोर्स को ढूंढते हुए, लेकिन कुछ नहीं मिला। मेजर फिशर पहले ही दूसरी पोजीशन पर जा चुका था। एलिमेंटल समनर ने फिर से अटैक किया। उसने फ्लेल को बीस्ट की फ्लैंक पर दे मारा। शायद उसकी एक रिब टूट गई। टाइड जोर से दहाड़ा और टस्क्स आगे करके मेजर पर चार्ज कर दिया, लेकिन क्विक विटेड वॉरियर ने डॉज किया और फिर से फ्लेल को उसके साइड में घुसा दिया, एक और बोन तोड़ते हुए। अब बीस्ट को समझ आ गया था कि उसकी जान खतरे में है। उसने दुश्मन की तरफ देखा और आंखें लॉक कर ली। वह फिशर की तरफ दौड़ा, रास्ते में आने वाले हर सोल्जर के बॉडीज को रौंदता हुआ और मेजर के सामने आ खड़ा हुआ। उसी पल दोनों आइस एलिमेंटल्स रेडी थे। इन क्रीचर्स की स्पेशल ट्रेट ये थी कि वे स्पेल्स यूज कर सकते थे, इस केस में आइस रिलेटेड। फिशर सिल्वर बैंड क्लैन में नहीं गया था, क्योंकि उसकी पावर फैमिली की ब्रेन क्रिस्टल पावर से सिंक नहीं होती थी, लेकिन वह उनसे कम डेडली भी नहीं था। दोनों एलिमेंटल्स ने स्पेल कैस्ट किया। जमीन से ओबलिस्क जितना बड़ा आइस का टुकड़ा बाहर निकला, जो दोस्त और दुश्मन दोनों को मार सकता था। बीस्ट ने राइट साइड जंप किया और प्रोजेक्टाइल से बच गया। स्क एलिमेंटल्स ने फिर चैनलिंग शुरू की, माना को खींचते हुए। इस बार मेजर ने उनमें और ज्यादा माना डाली, जिससे वे और स्ट्रांग हुए और साइमल्टेनियसली ज्यादा मनोस के कास्टिंग स्पीड भी तेज हो गई। इसके बाद उन्होंने दो और आइस एलिमेंटल समन किए। उनके बॉडीज पतले थे और वे मेनली बड़े आइस स्पाइक्स फेंक रहे थे। ये अटैक्स बीस्ट को ज्यादा डैमेज नहीं दे रहे थे, बस टिकल, लेकिन डिस्ट्रैक्शन बना रहे थे और शैलो वाउंड्स देकर उसकी लाइफ धीरे धीरे चिप कर रहे थे। पहले वाले दो आइस एलिमेंटल स्लेज हैमर की तरह उसके शरीर पर टूट पड़े। क्रीचर ने अपने स्पाइक्ड टेल से काउंटर किया और दोनों लेसर एलिमेंटल्स को कुछ मीटर्स पीछे धकेला दिया। फिशर ने मैना पंप की और उनकी वाउंड शील कर दी। हीलिंग और एलिमेंटल्स को एक्टिव रखना मैना इंटेंसिव था, लेकिन फिलहाल ये मेजर फिशर की कैपेसिटी से बाहर नहीं था। यह फाइट आसान नहीं थी, लेकिन फिशर जानता था कि वह बीस्ट को मार सकता है, और अगर हालात बिगड़े तो उसे बस क्रीचर को थोड़ी देर रोके रखना था, सोल्जर्स को रिकवर करने का टाइम देना और फिर मिलकर उसे खत्म कर देना था। टाइड और इंसान एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। फिर फिशर ने एक जोरदार वॉर शाउट मारा। वह उस बेवकूफ को बताने वाला था कि वह किसके सामने खड़ा है। एक सोल्जर की तरफ से निकली लाइटनिंग बोल्ट सीधी कैप्टन लेन की मदद में आ गिरी, जो उस भयानक ब्लरडॉथ के सामने डटी हुई थी। वह कैनाइन मॉन्स्ट्रोसिटी के खिलाफ बेहद कठिन लड़ाई लड़ रही थी, मिलिट्री ट्रेनिंग में सीखी हर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए, और कई लोगों का सपोर्ट उसके साथ था। उसके लेफ्ट साइड पर एक विशाल डॉग लाइक क्रीचर खड़ा था, जिसकी फर ब्राउन और ब्लैक रंग की थी और जिसके दो बड़े खतरनाक टस्क्स थे। इसे पास ही के एक सोल्जर ने समन किया था और वह सोल्जर काफी स्ट्रांग था। बहुत जल्दी वह समन लेन का सबसे बड़ा एलाई बन गया। एमा के शील्ड्स ने उस डॉग को फोर्टिफाई कर रखा था। उन स्पेल्स में एक ऐसा स्पेल भी था जो ब्लरडॉथ की करोसिव गैस को समन को मारने से रोक रहा था। डॉग लाइक समन ने कैनाइन हॉरर पर छपट्टा मारा और उसके राइट पॉ को जोर से काट लिया। ब्लरडॉथ ने उसे झटकने की कोशिश की, लेकिन बाइट इतनी ताकतवर थी कि वह कुछ कर ही नहीं पाया। हेनेट का एवतार जब असॉल्ट में उलझा हुआ था, उसी पर लेन ने मौका देखा और बीस्ट पर स्वॉर्ड चला दी। डैमेज देने के लिए उसे अपनी समन्ड वेपन की ब्लेड में भारी मात्रा में मैना डालनी पड़ी, ताकि वह थाइड की मोटी और रेजिस्टेंट फर को काट सके। वार लगा, लेकिन क्रीचर इतना फॉर्मिडेबल था कि वह छोटा सा घाव उसके लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन ब्लरडॉथ के पीछे मौजूद हेनेट रेज से उबल उठा। पहली बार उसका एवतार इस तरह घायल हुआ था। पैरासाइट खुद को फॉरेस्ट का एपेक्स प्रेडेटर मानता था, और अब एक तुच्छ ह्यूमन ने उसके क्रीचर को चोट पहुंचा दी थी। बीस्ट जोर से चीखा, और कुछ पलों के लिए सबका ध्यान उसी पर चला गया, जो कई सोल्जर्स के लिए फेटल साबित हुआ। कैनाइन हॉरर ने डॉग समन को पकड़ा और अपने फ्री आर्म से उसके सिर पर बार बार वार करने लगा, जब तक कि उसने पॉ छोड़ नहीं दी।
फिर उसने समन को उसके सिर से पकड़ा और सीधे लेन की तरफ फेंक दिया। डैम! डॉग हवा में उड़ता हुआ दीवार के कंक्रीट फ्लोर पर आकर टकराया। एक दर्दनाक येल्प निकली और जमीन कांप उठी। ब्लरडॉथ से नजर हटाए बिना लेन ने आसपास के सोल्जर्स को क्रीचर को रोकने का इशारा किया। वे मैना चैनल करने लगे और बिना रुके अटैक्स बरसाने लगे। माना की बाढ़ हवा में फैल गई। एनवायरनमेंट बदलने लगा। ब्लरडॉथ को अपने सिर की रक्षा के लिए आर्म्स उठाने पड़े, लेकिन उसकी फर इतनी रेजिस्टेंट थी कि ज्यादातर ब्रेन क्रिस्टल पावर्स उसे नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। एमा, तुम मुझ पर और समन पर शील्ड कितनी देर तक रख सकती हो? लेन ने डर की हल्की सी छलक के साथ पूछा। अटैक्स लगातार टाइड पर गिर रहे थे, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा था। क्रीचर लगभग इमोर्टल लग रहा था। उसकी फर मैजिक आर्मर जैसी थी और पॉइजनस गैस एक घातक हथियार। ज्यादा देर नहीं, एमा ने जवाब दिया। वह दोनों वाटर शील्ड्स बनाए रखने के लिए ढेर सारा मैना खर्च कर रही थी और कोरोसिव गैस की वजह से उसे उन्हें बार बार रिजेनरेट भी करना पड़ रहा था। हाउ द फक कैन आई किल दिस बिच? लेन ने मन में सोचा। उसे समझ आ गया, या तो उसे और ज्यादा मैना चाहिए या फिर इतनी जबरदस्त कंकसिव फोर्स कि क्रीचर कम से कम नॉकआउट हो जाए। उसने पास ही मौजूद एक मेका पायलट को चिल्लाकर कहा, क्विक, इस बिच से लड़ने में मेरी मदद करो। मैकज इस काम के लिए सबसे सही थे। वे जीवित नहीं थे और मेटल कोरोसिव गैस के सामने काफी रेजिस्टेंट था, जिससे पायलट कुछ समय तक सेफ रह सकता था। हालांकि एक मेका को ऐसे थाइड पर लगाना वेस्ट लगता था जिसे वह मार भी नहीं सके, लेकिन उनका विशाल आकार शील्ड्स देने और ब्लेयरडॉथ को डिस्ट्रैक्ट करने में काम आ सकता था। लेन जानती थी कि रॉ स्ट्रेंथ से बीस्ट नहीं मरेगा। उसकी नेचुरल मैना शील्ड में इथेरियल सब्सटेंस की भरमार थी, जो ज्यादातर अटैक्स रोक लेती थी। फिर भी अगर सब ठीक रहा तो शायद उसे किलिंग चांस मिल जाए। लेन ने मैना चैनल किया। इस बार वह पूरी तरह ऑल इन जा रही थी। उसने लगभग सारा माना अपनी सोर्ड में डाल दिया। फिर वह बीस्ट के पीछे डैश की और उसकी स्पाइन पर एम किया। माना इतना ज्यादा था कि वह लगभग एम्प्टी हो गई, लेकिन सोर्ड अब हेनेट के एवतार को डैमेज देने लायक बन चुकी थी। स्लैश पड़ा। क्रीचर की पीठ पर एक गहरा कट उभर आया, लेकिन बस इतना ही। बीस्ट जिंदा रहा। वह आधा कटा नहीं, जैसा लेन ने उम्मीद की थी। वह घूमकर देखने लगा कि उस पर हमला किसने किया। लेन को समझ आ गया कि उसे नई स्ट्रैटेजी चाहिए, बट उसका दिमाग खाली था। वह पीछे हटी, हालात को समझने की कोशिश करते हुए, और ब्लेयरडॉथ की अगली चाल के लिए तैयार हो गई। पीछे हटते ही ब्लेयरडॉथ ने उस पर झपट्टा मारा। लेन ने उसके नुकीले दांतों से बचने के लिए खुद को घसीटते हुए अलग किया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह डर को हावी नहीं होने देना चाहती थी। इधर उधर नजर गई। क्रीचर ने पीछे जो कार्नेज छोड़ा था वह डरावना था। इतनी लाशें थी कि चलना भी मुश्किल हो रहा था। दिस इज नॉट गुड, लेन ने बुदबुदाया। मुझे नहीं पता मैं इसे कैसे हराने वाली हूं। अब बस कंकसिव फोर्स ही एक ऑप्शन था, लेकिन किसी के पास इतनी ताकत नहीं थी कि क्रीचर को मार सके। उसी समय पास के एक सोल्जर ने अपने न्यूरल लिंक्स के जरिए भारी मात्रा में माना चैनल की। जमीन शिमर करने लगी और आसपास फॉग फैल गया। जल्द ही फॉग से छोटी छोटी लाइटनिंग फ्लैशेस निकलने लगीं। एनवायरनमेंट रिएक्ट करने लगा। हवा इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज्ड हो चुकी थी और टीम को लाइटनिंग स्ट्राइक से बचकर रहना पड़ रहा था। We're not done yet, वह सोल्जर चिल्लाया। बाकी सोल्जर्स भी पूरी ताकत से एक साथ अटैक करने लगे, दुश्मन की डिफेंसेस को ओवरवेलम करने के लिए और उस सोल्जर को चैनलाइजेशन पूरा करने का टाइम देने के लिए। वे आंशिक रूप से सफल रहे। उसे इतना समय मिल गया कि वह 4 लाइटनिंग एलिमेंटल समन कर सके, जो हवा से बाहर फूट पड़े। उनके बॉडीज छोटे स्टॉर्म्स जैसे थे। रिस्ट्स पर गोल्डन ब्रेसलेट्स थे और उनके चारों ओर छोटी छोटी लाइटनिंग बोल्ट्स घूम रही थीं। उनके पास रेंज्ड अटैक्स थे और उन्होंने ब्लरडॉथ पर जो भी हो सका बरसाना शुरू कर दिया। डॉग लाइक समन भी एमा के वाटर अटैक्स के सपोर्ट के साथ क्रीचर की टांग को काट रहा था। पायलट्स ने अपने मैकाज को बीस्ट की तरफ बढ़ाया। इसी दौरान जब लेन के कॉमरेड्स उसे टाइम बाय करके दे रहे थे, वह एक और बड़ा अटैक प्रिपेयर कर रही थी। उसे बस सही मोमेंट चाहिए था। कुछ पलों बाद लेन डार्ट की हवा को चीरती हुई अनमैच्ड स्पीड से। उसने सोर्ड फिर से बीस्ट के पाव पर चलाई। उम्मीद थी कि मैना इस बार उसकी टांग काट देगी। वार लगा केनाइन बेयर मॉन्स्ट्रोसिटी की लेग पर, बट फिर भी काफी नहीं था। हाँ, बीस्ट लड़खड़ा जरूर गया। अटैक! अभी हमला करो! लेन चिल्लाई। सोल्जर्स ने पूरी ताकत झोंक दी।
वी नीड मोर पावर, कोई चिल्लाया, माना को क्रेजी स्पीड से अनलीश करते हुए। सब अपना बेस्ट दे रहे थे, लेकिन फिर भी पावर काफी नहीं थी। तभी वॉल्स के ऊपर एक जोर धमाका गूंजा और एक छोटा सा क्लाउड उठा जिसने क्रीचर को ढक लिया। बैटलफील्ड पर सन्नाटा छा गया। सब सांस रोके देखने लगे। शायद वे सफल हो गए हों। शायद ब्लरडॉथ मर गया हो। इज इट डन? लेन ने फुसफुसाया। जैसे ही धूल बैठी, लेन के चेहरे पर हॉरर फैल गया। क्रीचर जिंदा था। सोल्जर्स और मैकाज ने उसे हिट ही नहीं किया था। उसने डॉग समन बीस्ट को मीट शील्ड बना लिया था। समन का कोई निशान नहीं बचा, लेकिन हिनिएट का एवतार गर्व से खड़ा था। एमा, चलो यहां से निकलते हैं, लेन चिल्लाई। ब्लर्डॉथ लाइटनिंग एलिमेंटल्स की तरफ चार्ज किया और लेन, एमा और बाकी सोल्जर्स क्रीचर से भागने लगे। उसे रोकने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। बीस्ट ने उनका पीछा नहीं किया। वह काफी बैटर्ड हो चुका था। अब उसे बस खाना था और रिकवर करना था। इसी वजह से वह वॉल से कूदा, ब्रीच्ड ईस्टर्न गेट की तरफ दौड़ा और शहर के अंदर घुस गया। मेजर फिशर लगभग जैस को खत्म ही कर चुका था। वह स्लॉथ लाइक क्रीचर जो बैरियर के पीछे छिपा हुआ था। यह लड़ाई बिल्कुल प्लान के मुताबिक नहीं चली। कई अनएक्सपेक्टेड घटनाएं हुई, लेकिन फिर भी मेजर पूरे फाइट के दौरान calm और कंपोज्ड रहा और उसने क्रीचर को पूरी तरह कंट्रोल में रखा। उसकी ट्रेनिंग ने उसे अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस के लिए तैयार किया था। वह जैस की मूवमेंट्स के हिसाब से अपने स्किल्स एडजस्ट करता रहा। मेजर फिशर के दिमाग में जीत बस टाइम की बात थी। उसी समय ईस्टर्न गेट की रिपेयर लगभग पूरी हो चुकी थी। बस एक छोटा सा गैप बचा था, जो अभी भी कुछ क्रीचर्स को अंदर आने दे सकता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जिसे मिलिट्री संभाल न सके। असली प्रॉब्लम यह थी कि बहुत ज्यादा क्रीचर्स पहले ही ब्रेच से अंदर आ चुके थे। हजारों छोटे टाइड्स उस रास्ते से निकल आए थे और अब शहर के अंदर लोगों को मार रहे थे। सिचुएशन बेहद डायर थी। इन्फेस्टेड एरियाज को साफ करने के लिए रेनफोर्समेंट्स की जरूरत थी। लेकिन गेट लगभग रिपेयर हो जाने की वजह से मिलिट्री के पास अब सिटी को आगे की इन्वेजन से बचाने का बेहतर चांस था। वी कैन डू दिस, एक सोल्जर ने अपनी सबसे मोटिवेशनल आवाज में कहा। फिर वह बाकियों की तरफ पलटा। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कितने एग्जॉस्टेड हो या अभी मसल्स कितना दर्द कर रहे हैं। हमें ये गेट्स एएसएपी ठीक करने ही होंगे। उसने वॉल के दूसरी तरफ इशारा किया, जहां कई दर्जन आदमी दिए गए मेटल शीट से डैमेज्ड हिस्से को रीइंफोर्स कर रहे थे। कुछ मीटर्स दूर एक और ग्रुप गेट की हिंजेस को रिपेयर करने में लगा था, जिन्हें येव्यागिट्स की किक्स ने उड़ा दिया था। टाइम की कमी और मॉन्स्टर्स के कांस्टेंट थ्रेट के बावजूद समहाउ वे काम करते रहे। वे जानते थे, अगर और मॉन्स्टर्स शहर के अंदर घुस गए तो सबका गेम ओवर तय था। आर्मी के पास इनफ मैन पावर नहीं था। उन्हें मदद चाहिए थी और यह सब जानते थे। मर्सनरीज की इंटरवेंशन जरूरी थी, क्योंकि अभी भी कई बीस्ट्स गेट से घुसने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें रोकना आसान नहीं था। लेकिन किसी अजीब वजह से हायर अप्स ने उन्हें अब तक कॉल नहीं किया था। इस बीच मेजर फिशर जैस्क से लड़ रहा था। वह क्रीचर के क्लॉज को बाल बाल बचते हुए डॉज करता और काउंटर अटैक करता। उसके दोनों आइस एलिमेंटल्स ने भारी मात्रा में मैना चैनल किया, जबकि वह टाइड को रोक कर रखे हुए था। फिर उन्होंने एक जायंट आइस बोल्डर बनाया, जो हवा में मैसिव बुलेट की तरह उड़ता हुआ सामने आया। वह विशाल बर्फीला पत्थर सीधे जैस के सिर पर लगा। उसका स्कल टूट गया और क्रीचर वहीं इंस्टेंट मर गया। भारी आवाज के साथ वह जमीन पर गिरा और हिलना बंद हो गया। फाइनली, उसने कहा। उसने गहरी सांस ली और चारों तरफ देखा। बैटल खत्म हो चुकी थी। उसे पता था कि उसने अपनी जान रिस्क पर लगाई थी, लेकिन उसने जैस को मार दिया था और आसपास के सोल्जर्स को बचा लिया था। उसकी वजह से कई जिंदगियां बचीं। इसके बाद मेजर गेट पर मौजूद सोल्जर्स की तरफ बढ़ा। ज्यादातर लड़ नहीं रहे थे, क्योंकि जो थोड़े बहुत क्रीचर्स अंदर घुस पाए थे उन्हें सोल्जर्स तुरंत निपटा रहे थे। फिर भी वे ब्रीच के दूसरी तरफ थाइड्स को दूर रखने की कोशिश कर रहे थे और गेट वो वॉल के बीच आर्टिलरी भी यही काम कर रही थी। सिचुएशन कैसी है? मेजर ने पूछा। ऑल क्लियर सर, ब्रीच ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, जैसा आप देख सकते हैं, सोल्जर ने जवाब दिया। गुड। अचानक हवा में एक जबरदस्त रोर गूंज उठा। वह इतना ताकतवर था कि रूह तक कांप गई। सोल्जर्स ने तुरंत अपने वेपन संभाल लिए। बूम, सब उस आवाज की तरफ मुड़े और तभी जमीन पर कुछ जोर से आकर गिरा, जिससे धूल का विशाल बादल उठ गया। वह ब्लरडॉथ था। वह ब्रीच से अंदर कूद आया था और सोल्जर्स की आधी रिपेयर तबाह कर चुका था। बीस्ट गुस्से में था,
लेकिन साफ दिख रहा था कि पिछली लड़ाइयों में बुरी तरह बैटर्ड हो चुका है। उसके उतरते ही 3 लोग मर गए, सीधे कुचल दिए गए। जमीन पर गोर, ब्रेन मैटर और खून में सना मांस बिखर गया। फिर उसने आसपास के सोल्जर्स की तरफ खतरनाक अंदाज में ग्रॉल किया। सोल्जर्स ने डिफेंसिव स्टैंस ले ली, न्यूरल लिंक से माना चैनल किया और अटैक के लिए तैयार हो गए। ये चीज यहां क्या कर रही है? एक आदमी बोला। ये टाइड तो किसी हॉरर मूवी से निकला लगता है, दूसरे ने कहा। क्रीचर की आंखों में अजीब रोशनी चमकी। उसे सोल्जर्स के वेपन से कोई डर नहीं था। उसने फिर एक डेफनिंग रोर मारा, जिससे कई सोल्जर्स का हौसला डगमगा गया। मेजर फिशर को हालात की गंभीरता साफ दिख रही थी। ये क्रीचर यहां होना ही नहीं चाहिए था। इसे मारना 42 कोर का काम था। उसे पता था कि ब्रीच रिपेयर कर रहे ज्यादातर सोल्जर्स मरने वाले हैं। कितने, ये वह नहीं जानता था। उसके दिमाग में उम्मीद थी कि शायद 200-300 से ज्यादा न हो, लेकिन वह सिर्फ विशफुल थिंकिंग थी। स्टे अवे सोल्जर्स, मेजर चिल्लाया। बाहर ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं? उसने क्रीचर की हालत देखी। उसकी फर पर कई ब्रेन क्रिस्टल पावर्स के निशान थे। यह जरूर बहुत स्ट्रांग था। और चूंकि वह इस वक्त हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर था, इसे रोकने की जिम्मेदारी अब उसी पर थी। उसने दोनों आइस एलिमेंटल्स को बुलाया और उन्हें सीधे डॉग हॉरर की तरफ भेजा। लेकिन वे क्लियरली इनफ नहीं थे। ब्लरडॉथ पीछे की तरफ कूदा और डिस्टेंस बना ली। फिर उसने अपना पॉइजनस मिस्ट एक्टिवेट कर दिया। वॉल वाली सिचुएशन के उलट यहां कोई काउंटर मेजर नहीं था। फॉग फैलते ही सोल्जर्स मरने लगे, जिंदा के जिंदा लिक्विफाई हो रहे थे। पैनिक फैल गया, सोल्जर्स भागने लगे, लेकिन बीस्ट उनका पीछा कर रहा था। ओह शिट! एक सोल्जर चीखा और पिघलते हुए गिर पड़ा। नो वे! दूसरा बोला और वह भी गिर गया। व्हाट द हेल! मेजर फिशर गुस्से से दहाड़ा। उसे इस पावर के बारे में बताया गया, लेकिन अपनी आंखों से देखना बिल्कुल अलग था। उसने ट्रूप्स को पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन वह जानता था अगर क्रीचर रुका नहीं तो कोई नहीं बचेगा। उसने अपनी बची हुई माना का एक बड़ा हिस्सा आइस एलिमेंटल्स में झोंक दिया। पावर बूस्ट मिलते ही वे बीस्ट तक पहुंच पाए और अटैक करने लगे, लेकिन ब्लरडॉथ ने तुरंत काउंटर किया। मेजर ने दांत पीसे। उसे नहीं पता था कि उसके एलिमेंटल्स और कितनी देर टिक पाएंगे। ब्लरडॉथ की नजर अब सीधे उसी पर थी। शिट! फिशर बोला। अब वह बीस्ट का टारगेट बन चुका था। हेनी ने उसे एक और अनोइंग बग की तरह देखा, जिसे कुचलना जरूरी था, इससे पहले कि वह शहर को इन्फेक्ट करना शुरू करे। मेजर फिशर के आइस एलिमेंटल्स ने ब्लरडॉथ की तरफ कई आइस स्पीयर्स फेंके, लेकिन मॉन्स्टर ने उन्हें आसानी से डॉज कर लिया। वह डैम बीस्ट उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा अजाइल था। फिशर समझ गया कि अगर उसने जल्दी कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, तो ब्लरडॉथ उन्हें पूरी तरह ओवरपावर कर देगा। उसने अपनी टीम को सिग्नल दिया कि पीछे हटो और रीग्रुप करो, ताकि मॉन्स्टर की डिफेंसेस में कोई वीकनेस ढूंढी जा सके। ब्लरडॉथ सीधे मेजर की तरफ डैश किया। फिशर ने अपने 2 समन क्रीचर्स को आगे कर दिया ताकि उसकी चार्ज रोकी जा सके। लेकिन उसकी पूरी कोशिश के बावजूद ब्लरडॉथ आइस एलिमेंटल्स के लिए अकेले संभालना बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। आइस एलिमेंटल्स अपने काम में लगे रहे और उसी दौरान फिशर पीछे की तरफ जंप कर गया, जबकि उसके दोनों क्रीचर्स ने एनिमी पर आइस की टॉरेंट बरसा दी। ये मूव बेहद एक्रोबैटिक था। ये साफ था कि ऐसा सिर्फ एक स्किल्ड फाइटर ही कर सकता था। ब्लरडॉथ ने गुस्से में रोर किया, बर्फ को झटक कर गिराया और फिर से फिशर की तरफ चार्ज कर दिया। उसी वक्त फिशर को महसूस हुआ कि उसकी एनर्जी तेजी से कम हो रही है। 2 समन्स को मेंटेन करना और उन्हें इतना माना देना कि वे क्रीचर का सामना कर सकें, यह उसकी माना रिजर्व्स पर भारी पड़ रहा था। ऊपर से वह अभी अभी जैस को मार चुका था, इसलिए उसकी माना पहले से ही लो थी। हर गुजरते पल के साथ क्रीचर और ज्यादा अग्रेसिव हो रहा था, जिससे सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। उसने गहरी सांस ली और पूरी तरह क्रीचर पर फोकस किया। सोल्जर्स की तरफ से मॉन्स्टर पर रेंज्ड अटैक्स की कोई कमी नहीं थी, बीसीपीज, लेजर राइफल्स और दूसरी कन्वेंशनल वेपन्स, लेकिन हालात बेहतर नहीं हो रहे थे। कोई सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं हो पा रहा था। दिस इज होपलेस, उसके पास खड़े एक सोल्जर ने कहा। हमें रिट्रीट करना चाहिए। फिशर ने सिर हिलाकर मना कर दिया। भले ही क्रीचर उन्हें आउटमैच कर रहा था, लेकिन उन्हें अपनी पोजीशन होल्ड करनी ही थी, कम से कम तब तक जब तक हर पॉसिबल ऑप्शन ट्राई ना कर ले। अगर वे भाग गए तो सिटी मॉन्स्टर्स के हाथ में चली जाती और इसका मतलब था सबकी मौत। वे ऐसा आउटकम अफोर्ड नहीं कर सकते थे।
उसने पीछे मुड़कर देखा। बीस्ट के पीछे खड़े मेन और वुमेन में से कट्स और ब्रूजेस से भरे हुए, लेकिन मरने वालों के अलावा कोई भी गंभीर रूप से इंजर्ड नहीं था। मेजर के चेहरे पर दिख रही डिटर्मिनेशन देखकर बाकियों का मोरल थोड़ा ऊपर उठा। ब्लर्डॉथ ने एलिमेंटल्स को ट्रेन की तरह टक्कर मारी। वे उछलकर दूर जा गिरे और बीस्ट सीधा मेजर फिशर की तरफ चार्ज कराया। टाइड उसके सामने पहुंचा और अपना पॉ घुमाया। मेजर ने अटैक अवॉइड कर लिया, लेकिन वह मुश्किल में था क्योंकि पॉइजनस मायाज्मा से बचने के लिए उसे लगातार पीछे हटना पड़ रहा था। गैस ने आइस एलिमेंटल्स को भी इफेक्ट किया और उनके पैरों के नीचे पानी का पूल बनने लगा। डैम इट! फिशर ने कहा। उसने जल्दी से अपनी गन होल्स्टर से निकाली और बीस्ट पर फायर करना शुरू किया, लेकिन मॉन्स्टर ने उसे ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अचानक फिशर का चेहरा गुस्से से भर गया। उसके पीछे दो और टाइड्स आ गए थे, एक दाईं तरफ, एक बाईं तरफ। मेजर ने तुरंत पलटकर नए थ्रेट्स का सामना किया। उसका दिल डर और एड्रेनलिन से तेज धड़क रहा था। वह जानता था, अगर जिंदा रहना है तो इन्हें जल्दी मारना होगा। शिट! वह चिल्लाया। मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। उसका शरीर तेजी से हिला। उसने अपने फ्लेल से दोनों थाइड्स के सिर कुचले और फिर पीछे से आ रहे ब्लर्डॉथ की तरफ मुड़ गया। जैसे ही क्रीचर पास आया, फिशर के एलिमेंटल्स ने अपनी बाहों से उसका रास्ता रोक लिया। मॉन्स्टर ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिशर ने फुर्ती से दूरी बना ली। ब्लर्डॉथ ने अपने मायास्मा का आउटपुट और बढ़ा दिया। गैस ट्रूप्स के बीच फैल गई। जो अनलकी सोल्जर्स एक सेकंड भी उसमें खड़े रहे, उनकी स्किन जल गई, और जो 2 सेकंड से ज्यादा रुके, वे मर गए। हेल्प मी! एक सोल्जर चिल्लाया। बाकी सोल्जर्स ने क्रीचर को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की ताकि पास खड़े ग्रुप को बचाया जा सके, लेकिन यह कामयाब नहीं हुआ। गैस और स्ट्रांग हो गई और बहुत से लोग उसकी रेंज में आ गए। सिर्फ वही बचे जो किसी तरह बाहर निकल पाए। पूरे बैटलफील्ड में कैओस फैल गया। सारे ट्रूप्स ने अपना फोकस ब्लिरडॉथ पर डाल दिया। इसका मतलब यह हुआ कि वॉल पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था और कई थाइड्स ब्रीच से होते हुए सिटी के अंदर घुस गए। कुछ वहीं रुककर सोल्जर्स को मारने लगे, जिससे हालात और बिगड़ गए। इसी दौरान ब्लिरडॉथ लगातार मेजर फिशर पर हमला करता रहा। कुछ सोल्जर्स ने आइडिया निकाला, अपने एक्स से इतनी तेज हवा बनाई जाए कि पॉइजनस गैस फैल न सके। ये मूव काम कर गया और मरने वालों की संख्या काफी कम हो गई। फिर भी ब्लर्डॉथ को पार्शली न्यूट्रलाइज करने के बावजूद ब्रीच से और थाइड्स अंदर आते रहे। सोल्जर्स डेस्परेट हो गए। वे आउटनंबर्ड थे, ओवरवेल्म्ड थे, और उन्हें अर्जेंटली रीइंफोर्समेंट्स की जरूरत थी, वरना सिटी गिरने वाली थी। सोल्जर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। ब्लिरडॉथ ने फिशर पर अटैक्स की फ्लरी बरसा दी। उसके विशाल पॉज 2 बार मेजर को मारने के बेहद करीब आ गए, लेकिन आइस एलिमेंटल्स की मदद से वह बच गया। लेकिन वह सिर्फ डिफेंस में नहीं रह सकता था, उसे कुछ करना ही था। दुर्भाग्य से एलिमेंटल्स बस इतना कर पा रहे थे कि बीस्ट को उसके पास आने से रोक सके। उसकी माना लगभग खत्म हो चुकी थी। भारी दिल और शर्म के साथ मेजर ने उस होपलेस सिचुएशन से भागने का फैसला किया। कॉमरेड्स को पीछे छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन जिंदा रहने का ही एक तरीका था। उसने अपनी बची हुई मैन एसमेंटल झोंक दी। पावर मिलते ही वे ब्लरडॉट से भिड़ गए। उसी वक्त मेजर बैटलफील्ड से भाग निकला। अब सोल्जर्स की बारी थी क्रिएचर को रोकने की। वीपन्स और ब्रेन क्राइस्टल पावर्स के अटैक्स लगातार मियास्मा को उड़ा रहे थे। फिशर के एलिमेंटल साइड से रेसलिंग करते रहे। मीली सोल्जर्स क्लोज कॉम्बैट में घुस गए। उन्हें वीपन से क्रीचर को मारने की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे यह काम करने लगा। बीस्ट पर वूंड्स बढ़ते जा रहे। वे हारे नहीं, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि बैरियर के बाहर लगे पुराने घावों के साथ मिलकर ब्लडथ को रिटेलिएट करने में दिक्कत होने लगी। फिर भी वह अब भी फॉर्मिडेबल अपोनेंट था। सोल्जर्स ने एक दूसरे को एनकरेज किया और उसकी डिफेंसेस में वीकनेस ढूंढते रहे। कुछ ने नोटिस किया कि ब्लर्डथ की मूवमेंट्स अब धीमी और अनकोऑर्डिनेटेड हो रही थीं। वह थक रहा था। यह उनका मौका था बैटल को खत्म करने का। अब हेनिएट खुद मुश्किल में था। ह्यूमंस की बड़ी संख्या ने उसके अवाटर ब्लर्डॉथ को घेर लिया था और धीरे धीरे मार रहे थे। इंडिविजुअली वे कुछ खास नहीं थे, लेकिन इतनी ह्यूज नंबर्स के सामने जीतना नामुमकिन था। हेनिएट को एहसास हुआ कि उसने ह्यूमंस और उनके टीम वर्क को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। उसने फ्रैंटिक होकर एस्केप का रास्ता सोचा। टाइम कम था। अगर एवाटार नष्ट हो गया तो कंट्रोल पूरी तरह खो जाएगा। उसने ब्लर्डॉथ को आगे चार्ज करने का आदेश दिया।
बीस्ट ने रास्ता बनाते हुए कम से कम 1 दर्जन सोल्जर्स को कुचल दिया। सोल्जर्स ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। कई सोल्जर्स ने मैना चैनल किया और अपनी पावर्स अनलीश की, लेकिन बीस्ट नहीं रुका। उसकी फर ज्यादातर अटैक्स के खिलाफ रेजिस्टेंट थी, आयरन जैसी मजबूत। ब्लडॉथ की मूवमेंट्स और एराटिक हो गई और बैटलफील्ड में फिर केओस फैल गया। एक डेस्परेट मूव में क्रीचर ने जोरदार रोर किया। आसपास के सब लोग स्टन हो गए। उसी पल उसे भागने का मौका मिल गया। एस्केप को कवर करने के लिए उसने अपनी सारी पॉइजनस गैस फुल पावर पर छोड़ दी। पास के ज्यादातर सोल्जर्स मर गए, उनके बॉडीज जमीन पर पिघल गईं। कुछ ही देर में वहां सिर्फ गू बची। रैम्पेज के दम पर ब्लरडॉथ एनिमी लाइंस तोड़कर भाग निकला, लेकिन उसे भारी डैमेज झेलना पड़ा। उसकी कभी मैजेस्टिक फर अब जली हुई और फटी हुई थी, स्किन कट्स और ब्रूजेस से भरी थी। भागते हुए उसने एक दर्द भरी मोर्नफुल चीख निकाली। एलन के पिता शेल्टर के सामने क्रीचर से लड़ रहे थे। उनके पीछे कार्स से बनी एक मेकशिफ्ट बैरिकेड थी, जिसके पीछे एलन और कम से कम 100 पुलिस ऑफिसर्स मौजूद थे। पुलिस ऑफिसर्स अपनी ब्रेन क्रिस्टल पावर्स का इस्तेमाल करके बीस्ट्स को मार रहे थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। एलन के पिता एक स्किल्ड फाइटर थे और उनकी मौजूदगी कैओस के बीच बाकी ऑफिसर्स को सिक्योरिटी का एहसास दे रही थी। फिर भी पुलिस की पूरी कोशिशों के बावजूद बीस्ट्स मानो बढ़ते ही जा रहे थे और हालात हर मिनट और ज्यादा डायर होते जा रहे थे। जो बीस्ट्स अंदर आ रहे थे वे बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, स्पेक्ट्रम के लो एंड पर थे, इसलिए वे बुलेट्स और लेजर राइफल से इम्यून नहीं थे। लेकिन उनकी शेयर नंबर्स ने पुलिस ऑफिसर्स के लिए उन्हें रोकना मुश्किल बना दिया। एलन के पिता बैकअप बुलाना चाहते थे, लेकिन सिटी के अंदर लोग ही कम थे। वे कुछ कर नहीं सकते थे। पुलिस ब्लॉकेड काफी एफिशिएंट थी, उन्होंने बहुत से थाइड्स को मार गिराया। लेकिन ज्यादातर थाइड्स ने पुलिस को इग्नोर किया और सीधे भागते हुए सिविलियंस की तरफ बढ़ गए, जिनमें से ज्यादातर किड्स थे जिनके पास कोई फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं था। वी नीड मोर फायर पावर, एक ऑफिसर ने कार्स के पास कवर से चिल्लाकर कहा। शूट देम डाउन। अगर हमने इन चीजों को नहीं रोका तो सिविलियन कैजुअलिटीज होंगी। कुछ ऑफिसर्स थाइड्स की तरफ दौड़े और क्लोज कॉम्बैट में उनसे भिड़ गए, जबकि बाकी दूर से गन्स चला रहे थे और अपनी पावर्स इस्तेमाल कर रहे थे ताकि मॉन्स्टर्स पास ना सके। टाइड्स और ज्यादा अग्रेसिव हो रहे थे और ऑफिसर्स उन्हें रोकने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। सिचुएशन हर मिनट और डेंजरस बनती जा रही थी और उन्हें जल्दी बैकअप चाहिए था। डिफेंसिव पेरीमीटर अब भी खड़ा था। चारों तरफ शाउट्स और गन शॉट्स की आवाजें गूंज रही थी। कभी कभी बिल्डिंग्स के अंदर से स्क्रीम्स भी सुनाई देती थी जब कोई टाइड ग्रुप से हटकर सिविलियंस का पीछा करता था। एक किड ने बिल्डिंग पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन आधे रास्ते में उसका ग्रिप छूट गया। वह नीचे इंतजार कर रहे टाइड्स पर गिर पड़ा और उन्होंने उसे तुरंत नोचकर खाना शुरू कर दिया। किड चीखता रहा जब तक कि आवाज मफल्ड न हो गई। वह जिंदा खा लिया गया। वह किड्स ये देख रहे थे, वे पैनिक में आ गए और टाइड्स से और दूरी बनाने लगे। कुछ को उल्टी होने लगी। वे जो हुआ उसे हैंडल नहीं कर पाए। पैनिक में धक्का लगने से एक किड बैलेंस खो बैठा और लोगों की भीड़ में गिर गया। किसी को समझ आने से पहले ही वह मर चुका था। पुलिस लगातार सिविलियंस को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उन्होंने दूर से एक मैसिव थाइड को देखा और उनका कंपोजर डगमगाने लगा। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। ज्यादा लोग घायल हो रहे थे और पुलिस ऑर्डर बनाए रखने में स्ट्रगल कर रही थी। कॉन्सेंट्रेट योर फायर पावर ऑन दैट ह्यूज बग, किसी ने चिल्लाकर कहा। अटैक्स की बौछार क्रीचर पर गिरी और वह जमीन पर लाइफलेस गिर पड़ा। उसके गिरने से दूसरे क्रीचर्स भी धीमे हो गए। गुड जॉब, लूका ने कहा। लुक, एक और ऑफिसर ने कहा, एक जायंट बीटल की तरफ इशारा करते हुए जो उनकी पोजीशन की तरफ मार्च कर रहा था। क्रीचर तेजी से मूव कर रहा था और बुलेट्स उसकी कैरापेस को पियर्स नहीं कर पा रही थी। यूज द ग्रेनेड्स, लूका ग्राइम्स, एलन के पिता ने चिल्लाया। एलन ने तुरंत एक ग्रेनेड उठाया, पिन खींची और बीटल के पैरों की तरफ एम किया। ऑफिसर्स ने भी ऑर्डर फॉलो किया। एक पुलिसमैन ने कार का दरवाजा खोला, ग्रेनेड से भरा केस निकाला और लिड हटा दी। इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स ने हथियारों की तरफ झपट्टा मारा। एम करने के बाद उन्होंने ग्रेनेड्स मॉन्स्टर्स के झुंड की तरफ फेंके जहां बीटल था। ग्रेनेड्स एक्सप्लोड हुए, जोरदार आवाज और स्मोक क्लाउड के साथ। स्मोक साफ होने पर दिखा कि ज्यादातर मॉन्स्टर्स पूरी तरह ओब्लिटरेट हो चुके थे।
बीटल ने शुरुआत में ज्यादातर ग्रेनेड्स अवॉइड कर ली, लेकिन शीयर नंबर बहुत ज्यादा था। एक ब्लास्ट ने उसका पैर तोड़ दिया। इसके बाद के एक्सप्लोजन्स बीस्ट्स के चार्ज के बीच ही हुए, उन्हें हवा में उछाल दिया और कई को मार डाला। थाइड्स के आर्म्स, एंटेने, आइज और दूसरे बॉडी पार्ट्स चारों तरफ बिखर गए, यहां तक कि उन थाइड्स के ऊपर भी जा गिरे जो ब्लास्ट से बच गए थे। ग्रेनेड्स की इफेक्टिवनेस देखकर पुलिसमैन ने और ग्रेनेड्स उठाई और डार्ट्स की तरफ फेंकने लगे और ज्यादा थाइड्स मारे गए। कॉप्स को लेफ्ट राइट ग्रेनेड्स फेंकते देखना लगभग कॉमिकल लग रहा था। सिमोन, एलन के डैड ने चिल्लाया। यह उसका मोरेल बूस्ट करने का तरीका था। अब बीस्ट्स का बल्क बैरिकेड के बहुत करीब आ चुका था। एक पुलिस ऑफिसर बैरिकेड पार कर गया और अपनी स्वॉर्ड से मॉन्स्टर्स को सिविलियंस तक पहुंचने से रोकने लगा। कई और ऑफिसर्स ने भी यही किया, लेकिन ओवररन होने से पहले वे वापस कार्स की तरफ भागे और फायरिंग रिज्यूम कर दी। आखिरकार वेव खत्म हुई। पुलिस ने शेल्टर के सामने ज्यादातर थाइड्स को मार दिया। प्रॉब्लम यह थी कि कई मॉन्स्टर्स बैरिकेड पार कर चुके थे और उन सिविलियंस का पीछा कर रहे थे जो समय पर शेल्टर नहीं पहुंच पाए थे। पुलिस का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। कार्स तैयार करो, थाइड्स का पीछा करना है, लूका ने ऑर्डर दिया। चीफ ऑफ पुलिस पूरी तरह थक चुका था, लेकिन उसे खुद को फाइट के लिए मजबूर करना पड़ा, क्योंकि उस पल कई किड्स और बुजुर्गों की जिंदगी दांव पर थी। पूरा ग्रुप कार्स में बैठा, गन्स ब्लेजिंग। उन्हें पता था टाइम बहुत क्रिटिकल है और उन्हें जल्दी एक्ट करना होगा। स्टार्ट द चेस, लूका ने ड्रायरन्स बजती हुई और वे भागते हुए थाइड्स के पीछे दौड़ पड़े। सिटी की स्ट्रीट से गुजरते हुए एक डिसोलेट सीन सामने आया। पूरा इलाका ग्रेवयार्ड जैसा लग रहा था। अनगिनत कॉर्प्सेस सड़कों पर पड़े थे। कुछ को थाइड्स खा रहे थे, कुछ ऐसे पड़े थे जैसे खाने का इंतजार कर रहे हों, लेकिन मिसिंग लिम्स की वजह से हिल भी नहीं पा रहे थे। कुछ बॉडीज पर साफ बाइट वुंड्स थे, कुछ पर अजीब और पहचान में न आने वाले घाव। कुछ के लिए डेथ का कारण समझा जा सकता था, लेकिन बाकियों के वुंड्स इतने भयानक थे कि कुछ कहना मुश्किल था। एरन और उसके पिता जान बचाकर भाग रहे थे। वे भीड़ से अलग हो गए और सीधे एक बिल्डिंग के अंदर घुस गए ताकि छिप सकें। एरन के पिता पहले मिलिट्री में रह चुके थे, लेकिन वे कभी पावरफुल फाइटर नहीं रहे। उन्हें भरोसा नहीं था कि वे वहीं थाइड्स को रोक पाएंगे और अपने बेटे को बचा पाएंगे। क्रीचर्स के पास शिकार पकड़ने के कई तरीके थे। बिल्डिंग्स के अंदर लोगों को ढूंढना उनके लिए मुश्किल नहीं था। दोनों एक बड़ी व्हाइट कंक्रीट बिल्डिंग के अंदर थे। वे हाँफ रहे थे, लेकिन आवाज पर काबू रखना जरूरी था, वरना वे पकड़े जाते। अंदर जाते हुए वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि वहां सिर्फ वही छिपे हुए हैं। ज्यादातर एडल्ट्स बाहर लड़ने चले गए थे, जबकि किड्स और बूढ़े लोग शेल्टर्स की तरफ भागे थे। चारों तरफ नॉइजेस थे, ज्यादातर विक्टिम्स की स्क्रीम्स और मॉन्स्टर्स के मंचिंग साउंड्स। ये आवाजें एरन को धीरे धीरे और एंग्शियस बना रही थीं। कुछ मिनट छिपने और सिचुएशन समझने की कोशिश करने के बाद बिल्डिंग के अंदर एक डोर टूटने की जोरदार आवाज गूंजी, इतनी तेज कि इग्नोर करना नामुमकिन था। लगता था क्रीचर्स उन्हें ढूंढ चुके थे। एरन और उसके पिता के पास अब फाइट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। एरन को नहीं पता था कि इस क्राइसिस से कैसे निकले, लेकिन वह जानता था उसे अपने पिता की मदद चाहिए। दोनों हॉलवे में आगे बढ़े, लेकिन एरन सावधान नहीं रहा। उसने गलती से स्टेयर साफ करने के लिए छोड़ी गई एक मेटल बकेट को किक कर दिया। लाउड नॉइज कॉरिडोर्स में गूंज गया। अचानक बाहर से आवाज आई। उन्हें समझ आ गया, अब वे बिल्डिंग में अकेले नहीं हैं। नॉइज ने बाहर मौजूद क्रीचर्स का ध्यान खींच लिया था और शायद उनमें से कई पहले ही अंदर घुस चुके थे। डैड, हमें फाइट करना होगा, एरन ने डर से भरी आंखों से अपने पिता की तरफ देखते हुए कहा। फक, उसके पिता बोले, मैं इसके लिए बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। वे धीरे धीरे नीचे उतरे ताकि लड़ने के लिए कोई सही जगह ढूंढ सकें। वे उतरते उतरते बिल्डिंग की सेकंड फ्लोर पर पहुंचे। वहां चौड़े हॉलवेज थे जिनके दोनों तरफ रेनफोर्स डोर्स बंद थे। हर डोर किसी अपार्टमेंट की तरफ जाता था जहां सर्वाइवर्स हो सकते थे। चलो, एरन ने कहा। उसके पिता ने सिर हिलाया और उसके पीछे हॉलवे में चल पड़े। एरन और उसके पिता भारी दिल के साथ सीढ़ियों की तरफ बढ़े। दोनों जितना हो सके उतना साइलेंट रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह आसान नहीं था, खासकर थाइड्स की नॉइज और वाइब्रेशन के प्रति एक्सट्रीम सेंसिटिविटी को देखते हुए। एरन के पिता ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था, जैसे नीचे क्या मिलने वाला है उसके बारे में सोचना ही न चाह रहे हो।
जैसे जैसे वे नीचे उतर रहे थे, एरन के दिल में अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पेट के अंदर एक बुरा सा एहसास था और दिमाग हर पॉसिबल सिनारियो सोच रहा था जो नीचे उनका इंतजार कर सकता था। डर के बावजूद उसे स्ट्रांग बनना था, अपने पिता के लिए। उसने सोचा, क्या सच में नीचे जाना सही फैसला है? लेकिन वो अपने पिता को अकेले किसी भी खतरे का सामना करने नहीं दे सकता था। एरन ने गहरी सांस ली और अपने हथियार पर पकड़ मजबूत कर ली। जो भी सामने आए, उसका सामना करने के लिए तैयार। उनका प्लान था कि सीढ़ियों के ऊपर डिफेंसिव पोजीशन बनाई जाए ताकि कोई भी क्रीचर ऊपर चढ़कर हाइट एडवांटेज न ले सके। लेकिन उस नैरो पैसेज में लड़ना आसान नहीं था। अगर कुछ भी गलत हुआ तो उन्हें हॉलवे में फाइट करनी पड़ती, जहां उनका एडवांटेज काफी कम हो जाता। मॉन्स्टर्स ऊपर की मंजिलों की तरफ भाग रहे थे, जबकि एरन और उसके पिता नीचे उतर रहे थे। करीब 3 फ्लोर्स बाद उनकी मुठभेड़ क्रीचर्स से हो गई। कई जायंट बग्स थे, कम से कम एक बड़े डॉग से 3 गुना बड़े। वे बीटल्स जैसे दिखते थे, जिनका मोटा काला कैरापेस था, जिसके नीचे से ट्रांसपेरेंट विंग्स झलक रही थीं। एरन नहीं जानता था कि ये क्या है, लेकिन उसके पिता एडी जानता था। ये थाइड्स की एक स्पीशीज थी। उनके सिर पर 2 नुकीले हॉर्न्स थे, जो ज्यादातर दूसरे बीस्ट्स को रैम करने और इम्पेल करके मारने के काम आते थे। लेकिन सबसे ग्रोटेस्क हिस्सा उनका मुंह था। न सिर्फ जैगड, भयानक दांत, बल्कि 2 पिंसर लाइक अपेंडेजेस भी थे, जो अजीब तरह से इलास्टिक तरीके से हिल रहे थे। वे जायंट बार्ब्ड टेंटिकल्स जैसे लगते थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी सॉलिड फील भी थी। बग्स ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और दोनों पर चार्ज कर दिया। एरन और उसके पिता ने तुरंत अपने स्लाइम्स इस्तेमाल किए। दोनों के पास ये पर्टिकुलर बीसीपी था, लेकिन एडी अपने बेटे से कहीं ज्यादा स्किल्ड था। मूव ने टाइड्स के अटैक को रोक दिया और स्लाइम ने तुरंत क्रीचर्स को कोरोड करना शुरू कर दिया। हालांकि उनका कैरापेस काफी हार्ड था और आसानी से टूट नहीं रहा था। एरन ने हैरानी से देखा कि उसके पिता स्लाइम को कितनी मास्टरी से यूज कर रहे थे। लेकिन वो जानता था कि अगर समय रहते उनके टफ एक्सटीरियर को पेनिट्रेट नहीं किया गया, तो हालात बिगड़ सकते हैं। दोनों ने और ज्यादा मैना रिलीज करना शुरू किया और जल्द ही फ्लोर पर चल रहे बग्स एक एक करके गिरने लगे। लेकिन क्रीचर्स की शेयर नंबर्स ऐसी थी कि हर गिरे हुए बग की जगह तुरंत दूसरा आ जाता। वे मरे हुए थाइड्स को स्टेपिंग स्टोन्स की तरह इस्तेमाल कर रहे थे ताकि दोनों इंसानों तक पहुंच सकें। जल्द ही फ्लोर बॉडीज और स्लाइम से भर गया। लेकिन इससे भी क्रीचर्स का हमला नहीं रुका। एक मायर सीढ़ियों तक पहुंच गया। अब एरन और उसके पिता स्लाइम यूज नहीं कर सकते थे। वो क्रीचर को मारने में बहुत स्लो था, इसलिए उन्हें मीली कॉम्बैट में उतरना पड़ा। क्रीचर ने एरन पर चार्ज किया, लेकिन वो रेडी था। उसने स्वॉर्ड निकाली और हॉर्न को ब्लॉक किया, जबकि उसके पिता ने मुश्किल से एक ब्लेड, जो उसने एक डेड पुलिस ऑफिसर के शरीर से ली थी, क्रीचर के सिर में घोंप दी। एरन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन हर स्ट्राइक के साथ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। उसे लगा कि शायद वे सच में जिंदा निकल सकते हैं। कुछ पल बाद उसने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और आसपास नजर डाली, अगला मूव सोचने के लिए। लेकिन और टाइड्स आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनका आना रुकने वाला नहीं है। हॉलवे और भी क्राउडेड हो रही थी और मूव करना मुश्किल होता जा रहा था। टाइड्स अपने मरे हुए साथियों के बॉडीज का इस्तेमाल स्लाइम से बचने के लिए करने लगे। मजबूर होकर फादर सन डुओ को फिर से अपनी पावर यूज करनी पड़ी। नीचे पड़ी बॉडीज एडी और एरन की corrosive पावर से धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगी। उन्हें समझ आ गया कि अगर जल्दी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला तो वे ओवरवेल्म हो जाएंगे। दोनों ने तेजी से आसपास देखा, किसी भी एस्केप रूट की तलाश में। सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज थी। एक विंडो, लेकिन वो बेहद डेंजरस थी क्योंकि वे कई फ्लोर्स ऊपर थे। और दूसरी स्टेयर्स, जहां से थाइड्स आ रहे थे। दोनों ही ऑप्शंस फीजिबल नहीं थे। ये रियलाइजेशन उनके दिलों की धड़कन और तेज कर गई। वे फंस चुके थे। स्लाइम ने फ्लोर को भी अफेक्ट करना शुरू कर दिया और जहरीली गैसेस हॉलवे में फैलने लगीं, जिससे दोनों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। फक, एरन बोला। हमें ऊपर वाली मंजिल पर जाना होगा और विंडो के पास फाइट करनी होगी। एडी ने कहा। दोनों ने और स्लाइम छोड़ा और तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगे। उसी दौरान स्लाइम की वजह से फ्लोर में एक मैसिव होल बन गया और ज्यादातर क्रीचर्स नीचे गिर गए, सीधे दूसरे बग्स के ऊपर, जिससे हॉलवे तक पहुंचने का एक और रास्ता बन गया, जहां एरन और एडी लड़ रहे थे। अचानक 2 बीस्ट्स उनके पीछे पीछे ऊपर दौड़ पड़े।
एडी ने तुरंत नोटिस किया और स्वॉर्ड निकाल ली। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसे एहसास हुआ कि एरन ने बीस्ट को नहीं देखा है और वो मारा जाने वाला है। एडी दौड़ा और अपनी ब्लेड बीस्ट के थोरैक्स में घोंप दी, उसे मौके पर ही मार दिया। लेकिन दूसरा बीस्ट अपने विंग्स खोलकर एडी की तरफ उड़ आया। एरन का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने अपने पिता को दर्द में कराहते देखा। एरन ने पीछे देखा और हॉरर के साथ उसने अपने पिता को देखा। एक हॉर्न उनके दिल में धंसा हुआ था। एडी हाँफ रहे थे, उनके मुंह से खून निकल रहा था। उसके पिता ने अपनी जान की कीमत पर उसकी जान बचाई थी। उस पल एरन ने अपने पिता के प्यार और डिवोशन की गहराई को महसूस किया। डैड! एरन जोर से चिल्लाया। क्रीचर अभी भी उसके पिता के सीने में फंसा हुआ था, हरकत करने की कोशिश कर रहा था। हर मूवमेंट एडी को एगनी में चीखने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन एडी अभी खत्म नहीं हुए थे। कई थाइड्स अभी ऊपर आ रहे थे। इसलिए उन्होंने अपने बेटे के लिए आखिरी काम किया। उन्होंने अपनी बची हुई सारी मैना चैनल की और एक सी ऑफ करोसिव स्लाइम बना दी, जो होल से नीचे बहती हुई सीधे नीचे मौजूद थाइड्स पर जा गिरी। बीस्ट्स दर्द से तड़पने लगे। स्लाइम पहले से कहीं ज्यादा पोटेंट था और उसका असर बहुत तेज था। बाकी बचे थाइड्स भाग गए। स्लाइम बहुत डेंजरस था। रन! एडी बोले, और फिर उनकी आवाज और हरकतें थम गई। वो मर चुके थे। एरन चीखा। एरन ने झपटकर अपनी ब्लेड बीस्ट के सिर में घोंप दी और आखिरकार उस भयानक बग का अंत कर दिया। लेकिन स्लाइम फिर से हॉलवे को अफेक्ट करने लगी। पहले नीचे की मंजिल, फिर उसके नीचे, और ऐसे करते करते ग्राउंड तक, जिससे बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई। एरन अपने पिता के पास दौड़ा। वो सीढ़ियों पर पड़े थे और खून की एक धार नीचे की तरफ बह रही थी। डैड! एरन चिल्लाया। उसने उनके सीने के बीचों बीच एक बड़ा सा घाव देखा, जिससे लगातार खून बह रहा था। वो जानता था कि उसके पिता मर चुके हैं, लेकिन वो खुद को उनके शरीर से दूर नहीं कर पा रहा था। उसी वक्त बिल्डिंग कांपने लगी। स्लाइम की वजह से वो कोलैप्स होने लगी थी। यही वजह थी कि एडी ने पहले इतनी माना यूज नहीं की थी। वो अपने बेटे को खतरे में नहीं डालना चाहते थे, लेकिन हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया था। और जब वो पहले ही मर रहे थे, तो माना बचाने की कोई वजह नहीं थी। डैड! एरन सिसकियों के बीच बोला। बचपन की यादें लौट आई, जब उसके पिता उसे पार्क ले जाया करते थे, जब वे साथ वक्त बिताते थे। उसी पल रिग्रेट और फ्रस्ट्रेशन ने उसे जकड़ लिया। उसका गुस्सा फूट पड़ा। ये सब मिस्टर ग्राइम्स, एलन के पिता की वजह से हुआ था। ग्राइम्स, ग्राइम्स, ये सब तुम्हारी गलती है। एरन चिल्लाया। उसके मन में एक गहरी भावना फैलने लगी। हेट्रेड, शुद्ध और निर्दयी हेट्रेड। एलन के पिता के लिए, जिसने अचानक शेल्टर के दरवाजे बंद कर दिए थे। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकवाऊंगा, उसने कहा। उसने आखिरी बार अपने पिता के शरीर की तरफ देखा। अब और वक्त नहीं था। उसे बिल्डिंग के गिरने से पहले बाहर निकलना था। उसने गहरी सांस ली, आंखों से आंसू पोंछे और एग्जिट की तरफ दौड़ पड़ा। बिल्डिंग से बाहर निकलते वक्त उसने खुद से कसम खाई। अपने पिता की मौत का बदला वो हर हाल में लेगा, चाहे इसकी कीमत कुछ भी क्यों न हो।